राधे राधे सर जी। प्रणाम सर। नमस्ते जी। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अतः गंभीर मुद्रा में नमस्कार सर। नमस्ते सर। संजय गुड इवनिंग। नमस्ते। गरिमा कौशिक नमस्ते। 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 आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर। यस। शानदार सर जी, बिल्कुल। निकिता आर्या गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। आपके लेटेस्ट इकोनॉमिक्स सर्वे है क्या? हाँ सर्वे मेरे पास। आपको बताओ क्या चाहिए? भाई जी नमस्ते। नमस्ते। सुनो भाई, सब बढ़िया चल रहा? पढ़ाई ये सब जी बंद सर। कर दिया? क्या चल रहा है सर? अच्छा, चल रहा है सर। अब बस वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन वालों, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? संविधान वालों, यस सर, आ रहे सर। आ रहा? ये होती है यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इसे ही बोलते हैं, याद रखना। अभी 5-7, 2-3 5-7 क्लास और होगी जो बहुत डेंजरस होगी, उसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आसाना। ये पूरी मतलब पूरी ये जरूरी हो क्लास समझनी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्लास बहुत जरूरी हो है। ये कोई नहीं समझाने का, तो मैंने बता भी दिया होगा तो।
ठीक है, ये किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे एक साथ, कभी भी किसी किताब में नहीं मिलेंगे। दूसरा, सब आगे पढ़ाते वहीं थे पढ़ाएंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सब वहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर दो। समझ में आई नहीं बात? या कोर जो फिलोसॉफी है जी कॉन्स्टिट्यूशन सर। की, कोर फिलोसॉफी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब शुरू की 10 क्लासों में समझ में आएगा तुमको। समझ रहे? और कैपेबिलिटी बनती है, सच में समझना पड़ता है कि है क्या हो, DSWR है क्या हो। सब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़नी बहुत जरूरी है। समाज के बीच में रहना तुम आगे जाकर, सामाजिक प्राणी हो भाई तुम। समझ में आई नहीं बात? या पूरी जिंदगी से ही तुम्हें फेस करना इस समाज के बीच में, पूरी जिंदगी से कॉन्स्टिट्यूशन से जानना। अगर भारत में रहना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कहना होगा, संविधान संविधान कहना होगा। तो ये तमीज से पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी हो कॉन्स्टिट्यूशन। तो तमीज से पढ़ना से बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी सर। समझ रहे? यस सर। हाँ, इसलिए स्टार्टिंग में जो क्लास से बताई गई तुम्हें जो हो वो बकवास नहीं है, वो सब क्लास हिस्सा हो। उन्हीं बड़े बड़े बच्चे आगे भाग जा रहे हैं। इसका रिमोट पता नहीं कहाँ चला गया यार। आवाज आ रही साहब मेरी? यस सर। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे? पूछो। हो रहा है थोड़ा यार, पूछने का तो सवाल का बच्चा है, थोड़ी 2-4 मिनट। दिखाई दे रहा हूँ मैं तुमको? यस सर। ठीक, तो ये 4-5 ना चार सर, मैं सब्जेक्ट, कुछ नहीं करती। 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हो उनमें कभी कंजूसी मत करना। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर ज्योग्राफी। ठीक है, बार बार पढ़नी पड़ती है। समझ में आई नहीं बात? यार अगर PCS जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना हो तो ये तो व्यक्तिगत भाई, छोटा मोटा पेपर दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे देना चाहिए। ठीक, एक तो हमारे पास ज्योग्राफी, दूसरे नंबर पर हमारे पास एक हमारे पास इकोनॉमिक्स हो गया। एक सबसे बड़ी चीज़ है महत्वपूर्ण, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत कुछ सिखाने वाला था। मतलब एकदम बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना। मैंने बहुत शिद्दत के साथ पढ़ा रखा, उसमें आलस नहीं दिखाया मैंने पढ़ाते हुए बिल्कुल भी, याद रखना बात। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया था। ठीक, पढ़ाते वक्त भी स्टार्टिंग में ही कि ना मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाने का। समझ में आई बात है? क्योंकि ये सब चीज़ें हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ था मैं। यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का सिलेबस सारा हो, और ये सारा पेपर में रखा रहा है, तो उसमें से जो तुम्हारे पेपरों में काम का इतना ही मैंने निकाल कर पढ़ा रखा है। बताया भी होगा मैंने स्टार्टिंग में। मुझे लग रहा है इसी खराब हो गया यार हमारे यहाँ की यार, ठंडा ही नहीं कर रही यार। टेम्परेचर कितना हो रहा है भाई तुम्हारे इधर? सर अभी सर उड़ीसी में तो सही है। कितना हो रहा है? सर अत्यधिक सुहाना मौसम है। अरे बोल लो, बड़ी बात है यार। आज दो हम महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। दोनों दोनों ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ। ये आइडियोलॉजी दिमाग में बसा लेना, इसके बिना आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। आज हमारा जो टॉपिक है पेपर नंबर 5 खत्म होने की कगार पर, और आज मैं तुम्हें ये भी समझाऊंगा कि करंट अफेयर कैसे तैयार करते हैं, करंट अफेयर, दूसरा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। समझ में आई नहीं बात? या ठीक। और जो पहले ग्रुप के, दूसरे सेकंड वाले ग्रुप के बच्चे, उनके लिए सारी क्लास भेज दी जाएगी। पहले वाले पेपर की जो पेपर नंबर 6 था उसका नोट्स भेज दिया जाएगा, मांग लेना मेरे से, पूरा कर लेना जिसका जो भी रह रहा होगा। समझ में आई बात है? कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। इसके बाद हम एथिक्स की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा पढ़ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलने का। आप 3-4 पेपर पढ़ लो ना, समझ इधर तो ये पढ़ी रहे, पीछे से साइड होता हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो पूरा का पूरा बेस तैयार हो रहा है। बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हो ना, तो 5-5, 7-7 दिन के सब्जेक्ट हो। बड़े सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बस यही सबसे बड़े सब्जेक्ट। बाकी सब जो 10-10, 5-5 दिन के सब्जेक्ट। इसलिए इन सब्जेक्ट में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना कोई भी बच्चा, अगर सच में तैयारी करनी तो। और जो भी यहाँ बच्चा बैठा हुआ तब तक उसको अगर वो ओबीसी में 42-43 साल हो गए, 40-42 के आसपास एज होगी इसमें, 40-42, और SC वाला तो देगा 45 साल तक पेपर। तो तुम कहाँ आलस दिखा रहे हो? अब सोच लो तुम, अभी तुम्हारी एज क्या होगी, अब तुम निर्धारित कर लो किस हिसाब से। जनरल की कैटेगरी में तो फिर तुम कहाँ जाओगे? समझ में आया? तो जब तक हाथ पैर फेंकने चाहिए कि हाँ, तुम्हें दिल में अब सोचना नहीं चाहिए कि मैंने पेपर की तैयारी नहीं करी थी, और मैंने कहा पहले ही कह दिया था तुम्हें पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाने का। अब जहाँ जो सीख कर जाओगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ करोगे तुम्हें खुद भी मालूम नहीं होने का। समझ में आई बात? या वो धीरे धीरे व्यवहार में उतरता हुआ चला जाएगा, और उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बड़े ही काम का होगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट हो वो भी उससे भी ज़्यादा काम का होगा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट।
आपको मेरी आवाज समझ में आ रही? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बेकार नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। समझ में आई बात? या अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो, अगर नहीं रख सकते तो मेरे पर कर लो थोड़ा। समझ में आई नहीं बात? या अगर नहीं रख सकते तो मेरे पर कर लो। भरोसा है आप पे, तभी तो है आपके साथ। क्या कह रहे हो सर? सर बिलीव है पूरा, तभी तो है आपके साथ हम। अच्छा, आप तो Believe है वो सर। शायद वीडियो वाले संजय, दो है ना संजय इस टाइम क्लास में, है ना? हाँ, सब बात देखा। आपके भरोसे ही नैया चल रही है आई सर, एम द नहीं तो ह्यूज फैन ऑफ योर डूबेगी। सर। क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ आई एम द ह्यूज फैन ऑफ योर, मतलब आपसे मेंटरशिप भी ले रहे हैं उसके अलावा भी। अच्छा, ना यार हिंदी में बोला करो, तो इंग्लिश समझ में नहीं आती ना मुझे। अरे सर मेरे कहने का मतलब है कि मतलब मेंटरशिप के अलावा भी, मतलब और भी चीजें सीखने को मिलती हैं आपसे पढ़ाई के अलावा, तो उसके उसके लिए कह रहा हूँ। वो तो क्लास के साथ साथ बता देता हूँ मैं। तो 4 सब्जेक्टों में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी किसी भी बच्चे को। इसके बाद कुछ जो सब्जेक्ट पढ़ने के हो ध्यान से सुन लो, और सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं। एक सब्जेक्ट हो हमारे पास गवर्नेंस, वो मैंने पूरा पढ़ा रखा है। एक हो सोसाइटी, अगर तुम्हें समाज के बीच में जिंदा रहना तो। समझ में आई नहीं बात? ये भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है। अभी मेरे पास बहुत कुछ है। समझ में आई नहीं बात? यह कि जो तो तुम सीख सकते हो, और उससे भी ज्यादा हटकर एक और चीज हमारे पास सोशल जस्टिस, वो भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 5-5 6-7 दिन का सब्जेक्ट। आर्ट एंड कल्चर वही पढ़ा रखा, कुछ नहीं छोड़ना। पूरा भारत समझना, पूरा भारत। समझ में आई बात? या इच्छा होनी चाहिए बस। ठीक, बस ये नहीं कहना चाहिए बात जाकर कि मेरा नंबर नहीं आने का, मैंने कि पढ़ाई तो कर। पढ़ाई होनी नहीं, पढ़ाई करें नहीं उस लेवल में, उस एरिया में जाकर तो कुछ नहीं छोड़ना, पढ़ाई करनी तमीज से। समझ में आई ये बात? या आज ही क्लास जो हमारी बेस होगी, उसका एरिया होगा, उसका जो सरकमटेंस होगा। 1 घंटे में क्या जा रहा क्लास में? 1 घंटे क्लास तो लेता हूँ मैं, कभी कभी क्लास ले रहा हूँ। अगर रोज रोज क्लास ना हो, तुम्हारी रेल बना दूंगा। समझ में आई नहीं बात? है काम नहीं झेलने का तुम। तो ये बात दिमाग में मान लो अच्छी तरह। जो हो, बच्चे सच में पढ़ाई नहीं करते, नोटंकी करते हैं। जिस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए पढ़ते ही नहीं। समझ में आई नहीं बात? या जो चीज पढ़ने की वो पढ़ते नहीं, जो काम की चीज है। समझ में आई? चलो, तो हाँ, जितने भी यहाँ व्यक्ति बैठे हुए, आज मैं जब भी तुम पढ़ाई तो थोड़ा सा फ्री हो जाओ, तो आज मैं तुम्हें एक थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क को किस टाइप का? वो तुम्हारा इंटरटेनमेंट है। जब भी तुम्हारा इंटरटेनमेंट करने का मन करता हो, सिलेबस का हिस्सा हो, एक वेब सीरीज आई जियो हॉटस्टार पर, उसका नाम है चिरैया। प्रत्येक लड़की को देखनी चाहिए जिसकी एज 18+ होगी। थोड़े एडल्ट सीन उसमें, लेकिन चल जाएगा इतना। समझ में आएगी नहीं बात? या चिरैया करके नाम बताऊंगा, सिलेबस का हिस्सा सभी है। वहां से एक केस स्टडी निकलेगी बहुत अच्छे तरीके से। मैं उस पर स्टडी कर रहा था, कर्नाटक हाई कोर्ट का एक केस पढ़ रहा था मैं। तुम्हें थोड़ा सुनने में ओक्योड लगा, अलग टाइप का। मटेरियल रेप केस क्या होते हैं, ठीक? तो थोड़ा मैं इस पर बात करूंगा लास्ट वाले टॉपिक पे जाते जाते। आज इस पर भी मैं बात करूंगा थोड़ा थोड़ा। समझ में आएगी बात? तो वहां तक केस स्टडी निकलती है। और 2024 में सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर फंसा हुआ बैठा इस टाइम। चिरैया करके हर लड़की को देखनी चाहिए, याद रखना बात। हर लड़की को, हर लड़के को, समाज के उस व्यक्ति को जो समाज बीच में रहता, जिसकी एज 18+ होगी। ध्यान से समझ लेना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। और बहुत बड़े सवाल खड़े करके जाती है पूरी सोसाइटी पर। हर लड़की को उसकी आवाज जो है ना खुलना स्टार्ट हो जाएगी। जब मैं मूवी बता रहा हूं तुम्हें, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, तब ताकि तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता जाग सके, तुम भी पहचान सको घर की 4 दीवारी से बाहर निकलते हुए तुम्हें कभी डर ना लगे। समझ में आई नहीं बात? या अपने अधिकारों के लिए तुम भी लड़ सको, तो बहुत जरूरी हो इस तरह। जो एक व्यक्ति नहीं कर पाता, तो कभी कभी मूवी करके चली जा। और जो किसने लिखी है, वह दिव्या निधि शर्मा, ऐसा करके नाम उनका लेखक का, दिव्या निधि शर्मा। बहुत अच्छा लिखते, जिन्होंने लापता लेडीज लिखी थी, जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। लापता लेडीज उस लेखक ने लिखी, वो स्टोरी करके पूरी। तो बहुत बड़ा अच्छा छापा मेरे ध्यान से। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया उन्होंने उस मूवी के अंदर, नाम है चिरैया करके। जियो हॉटस्टार पाई डाउनलोड करके देख लेना सब के सब। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, सब सही। फिर हम उस पर बात करेंगे। समझ आई नहीं बात? या जब भी बात करेंगे, कल को ये बात करेंगे इस वाले टॉपिक। जब भी थोड़ा तुम्हारा एक एपिसोड को 5 एपिसोड उसके 2.5 घंटे लगेंगे तुम्हें देखने में, ठीक है? आधा करके वहां तक केस स्टडी निकलेगी, वह एथिक्स में काम आ गई। समझ आई बात है? तो सिलेबस का हिस्सा हो, धीरे धीरे सीखते हैं हम। और लड़की को तो अक्सर देखनी चाहिए, हर लड़की को, हर औरत को जरूर देखनी चाहिए। उन मर्दों को भी देखनी चाहिए जिनकी थिंकिंग अभी पितृसत्तात्मकता वाली, बिल्कुल भी जो मानते कि घर को डोमिनेट एक जो है पुरुष ही कर सकता, महिला नहीं कर सकती, उन्हें भी देखनी चाहिए। तो बहुत सारे सवाल पर्सन चिन्ह लगा के चली जाती है पूरी सोसाइटी के ऊपर, और सवाल खड़े करके चली जाती है। समझ में आई नहीं बात? यार तो आज मैंने देखी हो तो मेरे दिमाग में बहुत पर्सन कौंधने स्टार्ट हो गए कि ये हमारा समाज किस टाइप से, किस तरह पीछे रह चुका। समझ में आई नहीं बात? यार
तो बहुत रिलेट कर पाओगे तुम। समझ में आया नहीं बात क्या? बड़े बड़े घराने, छोटे छोटे घरानों के अंदर चार दीवारी के भीतर लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, और हमारे जो कानूनों में किस तरह फीके पड़ जाते हैं इनके सामने। तो बहुत चीज़ सीखने की जो आज मुझे मिली वहां से। इतना तो मैं एनजीओ में जाकर सीखा, एनजीओ वाले भी नहीं सिखा पाए मुझे इतना जितना उस एक अकेली मूवी ने सिखाया था। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को देखनी चाहिए वो मूवी। देख लोगे? यस सर। ठीक, चलिए। तो अब हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ। अब आते हैं पॉइंट, अपने पॉइंट पर कि हमें आज पढ़ना क्या है। ठीक, आज की हमारी क्लास में 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले, उसके बाद इसे यहीं विराम दे देंगे। टॉपिक मतलब ये खत्म हो जाने वाला हमारा। ये है क्या गुरुजी? ये भी देख लो। अच्छा, ये क्या है भाई? आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा सुशासन, गुड गवर्नेंस क्या हो। दूसरा टॉपिक होगा हमारे पास सिटीजन चार्टर। हमारे पास सिटीजन चार्टर को हिंदी में सिटीजन चार्टर क्या हो, समझ में आई बात? या तो सिटीजन चार्टर क्या हो, गुड गवर्नेंस क्या हो, हिंदी में कहते हैं सुशासन। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारकर राज्यसभा में चला गया, उसे सुशासन बाबू बोलते हैं बिहार में। देखते हैं कहाँ का सुशासन बाबू वो भी। मायावती, नाम सुना है मायावती का? मायावती को लोग दलितों से जोड़ कर देखते हैं, सोचते हैं मायावती हमारे यहाँ इधर की नेता और ये दलितों का ही विकास करा उन्होंने। लेकिन तुम्हें बताऊंगा वो महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का कितना बेस्ट एग्जाम्पल हो सके, और उसका जो प्रशासन था कितना बेस्ट था। समझ में आई ये बात? या ठीक है, महिलाओं को कभी मौका ही नहीं मिला आगे बढ़ने का, और जब भी मिला ना उन्होंने दिखा दिया कि जो हो कि उनके अंदर क्षमता कितनी, ताकत कितनी उनके अंदर। आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes. हाँ जी सर। Yes, ठीक, sir. चलिए आपको नोट्स भेज दिया गया। देखनी चाहिए मूवी जरूर, भारतीय समाज का आईना हो, याद रखना मूवी। नोट खोलो। इसमें से क्या पढ़ना मुझे आज की क्लास में पढ़ना, गुड गवर्नेंस क्या हो, सुशासन किसे कहते हैं, पहले से समझेंगे हमारे पास। इसके बहुत सारे टॉपिक इससे समझने के बाद हम उसके बाद जाएंगे सिटीजन चार्टर क्या है। 2 टॉपिक हमारे पास समाप्त हो जाएंगे। पहले इसके सिलेबस में देख लो हम कहां सी कि कौन सी चीज में नहीं पढ़ाने वाला तुम। चले देखो पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आज तुम्हें, याद रखना पाती है। ये चीजें सब चीजें दिमाग में पड़ी रहेगी इसी नॉलेज के साथ। ना जितना ग्रोथ करोगे, इतना जितना प्रोग्रेसिव होगा जिंदगी में, प्रगतिशील आदमी होगा, इतना ज्यादा कम दुखी होगा, याद रखना। समझ में आई बात? या स्थिरता जीवन का ना अस्तित्व खत्म कर देती है, स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जीवन में। समझ में आई बात? या क्वालिटी खत्म कर देती है, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता जीवन के अंदर गुणवत्ता खत्म कर देती है। ठीक, चलिए आ जाइए। इसमें देखो हमारे पास लोकपाल, लोकायुक्त। लोकपाल के बारे में लोकायुक्त के बारे में तुम्हें बताई दिया था। उसके बाद हमारे पास पिछली क्लास में हमारे पास लोकनीति, सिटीजन चार्टर लिखा हुआ है, सुशासन लिखा हुआ है। 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या लिखा हुआ ना, राइट टू सर्विस एक्ट हमारे पास, इंग्लिश वाला इंग्लिश में देखियो हमारे पास राइट टू सर्विस एक्ट होगा। सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, गवर्नेंस में पढ़ते हैं। और आज ये 2 जो टॉपिक हैं ये भी हम गवर्नेंस में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं जिक्र कर रहा हूं इसका। समझ में आई बात? या अरे यहाँ लिखा हुआ महिला सशक्तिकरण, मनरेगा, मनरेगा के बारे में तुम पढ़ पाओगे। समझ में आई? लेकिन सवाल नहीं आता उस पर यहाँ से। समझ में आई नहीं बात? या तो मैं टाइम ही वेस्ट करूंगा अगर मनरेगा के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मनरेगा का स्ट्रक्चर पूरा बदल चुका है। तुम पढ़ोगे इसके बारे में बैठकर, अभी यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ। लेकिन यहाँ मुझे 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे। तो हमारे पास सुशासन, एक बताना चाहिए सिटीजन चार्टर क्या हो प्रत्येक बच्चे को। अभी बस 5-10 मिनट का काम है और तुम्हारे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सुशासन यानी गुड गवर्नेंस क्या हो। दूसरे नंबर पर हमारे पास अगला टॉपिक होगा हमारे पास सुशासन के बाद सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर हिंदी में सिटीजन चार्टर, इंग्लिश में सिटीजन चार्टर कहते हैं, क्या हो। तो 5-10 मिनट तुम आराम से सुनना, शांति के साथ बैठकर, फिर मैं किसी से पूछ सकूं मैंने क्या बताया अभी तुम्हें। आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। गुड गवर्नेंस क्या होगा? एक तो गवर्नेंस, एक हो गुड गवर्नेंस। वैसे जब मैं गवर्नेंस पढ़ाऊंगा ना, तो गवर्नेंस मैंने पढ़ाते वक्त ही वहां गुड गवर्नेंस की चर्चा कर रखी। एक हो ई गवर्नेंस। गवर्नेंस पहली बात तो गवर्नेंस का मतलब हिंदी में, आधे पेपर बनाने वाले इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिख रहे, गवर्नेंस को गवर्नेंस ही लिख रहे। वैसे इधर हिंदी में शासन बोलते हैं। किस तरह का होना चाहिए शासन, गवर्नेंस क्या हो, फिर उसके सामने गुड क्यों लगा दिया, फिर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल को हम गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, वही अटल बिहारी वाजपेयी जो लोगों की बुढ़ापे की लाठी छीन कर चला गया। उससे जो जितने भी सरकारी नौकरी वाले लोग जो 2004 के बाद लगे तुरंत गाली देने का काम करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। समझ में आई बात? या आपको आवाज आ रही मेरी?
आज हम बात करेंगे भाई Yes, sir. गुड गवर्नेंस के टॉपिक पर। तो गुड गवर्नेंस हमारे पास टॉपिक पे चले जाओ, आप जाओ सबसे लास्ट में जाकर, सबसे लास्ट में 2 टॉपिक लगे हुए, 2 टॉपिक लगाए मैंने। गुड गवर्नेंस लगाया, सुशासन क्या हो बार बार पूछूंगा, हिंदी वाला हिंदी से पूछूंगा, किसी से भी उठा के फिर यहाँ तक उससे लेफ्ट कर दूंगा। समझ में आई बात है? गुड गवर्नेंस पूछूंगा बेटा बताओ कि गुड गवर्नेंस के बाद एक बताया सिटीजन चार्टर, ये दोनों हो क्या? सिटीजन चार्टर क्या हो, गुड गवर्नेंस क्या हो? 10 मिनट का काम है, सुन लो। जाओ टॉपिक नंबर हमारे पास पेज नंबर 70 पे जाओ, हिंदी वाला 70 पे चले जाओ, इंग्लिश वाला भी होगा इसमें, नीचे लगा होगा 70 पे जाना, कितने पे जाना? हाँ 70, पेज नंबर 70 पे जाओ। गुड गवर्नेंस क्या है? एक प्रकार का मतलब गुड गवर्नेंस सुशासन हो क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस जो प्रक्रिया हो एक प्रकार की है। इसमें क्या हो, सरकार काम करती है, किस तरीके से काम करती है? ताकि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो। तीनों सुन लेना क्या कह रहा हूं मैं। देश का सामाजिक विकास हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो। इस प्रक्रिया के तहत एक प्रोसेस एक प्रकार का हो, एक प्रक्रिया एक प्रकार की है, इसके तहत सरकार क्या करती है? प्रयास करती है। गुड गवर्नेंस एक प्रकार का प्रोसेस है ताकि देश का डेवलपमेंट करा जा सके, विकास करा जा सके। कौन सा विकास करा जा सके, कौन सा डेवलपमेंट करा जा सके? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करा जा सके। उस प्रक्रिया के तहत उसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस। सर गुड गवर्नेंस के घटक क्या हो, कंपोनेंट क्या हो, उसके एलिमेंट क्या हो गुड गवर्नेंस के? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। अगर तुम्हें पता लग चुका गुड गवर्नेंस के घटक क्या हो, अगर मेरे हाथ में गुड गवर्नेंस है ना, या गुड गवर्नेंस ये किस चीज पर टिकी हुई है? गुड गवर्नेंस मेरे हाथ में गुड गवर्नेंस है, तुम्हें किस चीज पर बेस की क्या बेस होगा? पहला बेस इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नीचे, इसका बेस क्या होगा? आधार क्या होगा इसका? कंपोनेंट क्या होंगे, घटक क्या होंगे इसके? किस चीज को हम गुड गवर्नेंस कहेंगे? नंबर फर्स्ट, अगर किसी भी गवर्नमेंट को देखोगे तुम, वो कैसा काम करती होगी, उसकी काम करने की कला कैसी होगी, तरीका कैसा होगा, प्रोसेस कैसा होगा, उसके आधार पर कहोगे गुड गवर्नेंस है इसका। इसकी सरकार गुड गवर्नेंस वाली सरकार है इसकी है। इसलिए हम जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सच में बहुत अच्छा काम करा, गांव गांव में सड़क उसने ही पूछवाई, इसलिए हम उसको गुड गवर्नेंस की संज्ञा देते हैं। बहुत अच्छा काम करा सच में, वो अच्छे वाला प्रधानमंत्री था, आप उसे नकार नहीं सकते। कुछ मामलों में जहां आलोचना करने की लायक होगा आलोचना करी जाएगी, कुछ मामलों में सच में अच्छा प्रधानमंत्री था। समझ में आई बात है? ये संकल्पना वहां विकसित हुई भारत में। वैसे तो दूसरे देशों में, जो पश्चिमी देशों में, वहां तो चली आ रही है सर सब चीज। हमने पश्चिम के देशों से ग्रहण करी। ये पश्चिम के देश किसे कहते हैं? पश्चिम के देश का मतलब ये नहीं कि जो पश्चिम में बसे हुए, हर वो देश जो भारत को छोड़कर जिन्हें भारत पर जाकर राज कर लिया लगभग। हम तो पूर्व के देशों को पश्चिम के देश क्या था, जापान वालों को उसी कैटेगरी में रख लो। पश्चिम का देश मतलब वेस्टर्न कंट्री है हमारी जो होगी। आवाज आ रही? हाँ बस ये गुंठा सा दबा दिया करो यार, पता लग रहा है जिंदा हो तुम, पता लग रहा है मैं यहाँ गुंगो की तरह बोलना जा रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, तो उन्होंने हमारे पास जो हो ये आइडियोलॉजी यहाँ छोड़ के चले गए, अडोप्ट करके ले गए उन आइडियोलॉजी को, उन विचारधारों को हम यहाँ लेकर आए, और इनका इंप्लीमेंटेशन यहाँ हमारे शासन में होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने काम करने की प्रयास करा, गांव गांव में सड़क पहुंचाई अटल बिहारी वाजपेयी ने, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसी के टाइम की चलाई हुई। समझ में आई बात यार? हर गांव को सड़क तो जोड़ा जाएगा। और ट्रांसपोर्ट किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी हो, परिवहन बहुत जरूरी हो। पहाड़ के क्षेत्र क्यों पिछड़ गए? इसलिए पिछड़ गए क्योंकि वहां सड़कें नहीं है। अगर सड़कें नहीं आए, कनेक्टिविटी टूट जाएगी, तो समझ जाओ वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ जाएगा। सबसे पहली चीज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश का विकास करना हो तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है सड़क और पुल। जो हमारे पास इस टाइम नितिन गडकरी है, केंद्र के अंदर मंत्री है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम करा पिछले 4-5 सालों के अंदर। रोड तो कम से कम अच्छी बना दी है, इसका फायदा हमको 50-60 साल तक मिलेगा। घोटाले तो होते रहेंगे, उन पर आरोप भी लग रहे, उसे छोड़ दो तुम, लेकिन इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा काम का बना दिया। मोदी सरकार की तारीफ है इस मामले में, इस बात को आप नकार नहीं सकते। पिछली सरकारों की अपेक्षा रोड बना दिए, पुल बना दिए, 5 साल बाद और अच्छी स्थिति सुधर जाएगी देश की, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, इस बात को आप नकार नहीं सकते। बहुत अच्छा काम करा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अवसंरचना प्रदेश की, पूरे देश के अंदर। बात समझ में आई है मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे? तो जहां जिस सरकार की तारीफ करनी चाहिए तारीफ करोगे, उस बात को नकार नहीं सकते आप। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट पर जाओ सर। तो मैं तुम कहता सुशासन क्या हो, अगर तुम्हें पेपर में लिखना पड़ेगा सुशासन क्या हो, तो सुशासन एक प्रकार की प्रक्रिया हो, गुड गवर्नेंस एक प्रकार का प्रोसेस हो। अच्छा सर, इसमें क्या हो? इसमें देश का डेवलपमेंट हो, जो हमारे पास जो कंट्री हो ना हमारी, उसका डेवलपमेंट हो। सर कौन सा डेवलपमेंट हो, कौन सा विकास हो उसका? उनका विकास हो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो उसका। समझ में आएगी परिभाषा? डेफिनेशन क्या हो? सबसे बेस्ट परिभाषा, आसान, सस्ती, कोई भी लिखे लगा। और हिंदी शुरुआत करनी है अपनी, उत्तर लिखना ही। हेलो
यस सर। यस सर। लिख दोगे इस परिभाषा को? पूछे क्या है सुशासन? एक प्रकार की प्रक्रिया। पूछे क्या हो उसमें? देश का विकास हो। पूछे देश के विकास किस तरह का विकास हो? कहेंगे देश का विकास में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास हो। इतनी ही लिखनी परिभाषा। कोई कभी भी पेपर में गुड गवर्नेंस का सवाल नाम भी दिख गया, किसी भी क्वेश्चन में गुड गवर्नेंस का नाम भी दिख गया, इतनी डेफिनेशन लिखनी। गुड गवर्नेंस एक प्रकार का प्रोसीजर, 3 प्रकार के डेवलपमेंट हो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। यही हो हमारे पास, ये लिखा हुआ इसमें भी। और ये परिभाषा कहां था, ये डेफिनेशन कहां था? ये यूनाइटेड नेशन था, संयुक्त राष्ट्र संस्था, जो अक्टूबर 1945 में बनी थी पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए। उसने परिभाषा दी है गुड गवर्नेंस की, पूरी दुनिया को दी। अपने यहां तुम गुड गवर्नेंस अपनाओ। अब गुड गवर्नेंस से एक नया शब्द आया मार्केट के अंदर, ई गवर्नेंस, कि हर चीज के अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करो। आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करो हर चीज के अंदर, ज्यादा बेनिफिट होगा। उसको क्या है, ट्रांसपेरेंसी आ गई, पारदर्शिता आ गई। और हम जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं बहुत गहरा है, इससे भ्रष्टाचार को कम करा जा सकता। समझ में आई बात है? अंकुश लगाया जा सके भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर अंकुश लगाया जा सके। समझ में आई बात? बैरियर लगाया जा सके, प्रतिबंध लगाया जा सके करप्शन पर, तो बहुत अच्छी चीज है सुशासन। लेकिन सुशासन अपनाता जिन कोई सरकार। समझ में आई बात? है अभी हम बात करेंगे इस पर, तो बहुत सरकार के बहुत चीतड़े उधेड़ देने वाले भी। चलो, तो परिभाषा समझ में आ चुकी। अब देखो हमारे पास एक सेकंड एआरसी बनी थी। ये सेकंड एआरसी, पहली एआरसी का मतलब क्या हो हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो हमारे पास, प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था, कमीशन बनाया था, एक आयोग बनाया था प्रशासन में कैसे सुधार हो सके। आज तक 2 ही बार आयोग बना है, एक तो 66 में बना था, एक 2007 में बना है। ऐसे इतना भी याद रहा, बहुत बड़ी बात हो, इतना भी याद रहा जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो 1966 में बना था, एक 2007 में बना। तो जो 2007 वाला बना था उसने अपनी जो रिपोर्ट दी उसके अंदर गुड गवर्नेंस की परिभाषा दी थी, और वह बड़ा काम की परिभाषा, बड़ी काम की परिभाषा। आपको आवाज आ रही मेरी? और वहां मैंने वो जो परिभाषा दी थी ना उसमें मैंने फॉर्मूला में लिख रखा है। तुम पेपर में भी ऐसे लिख सको, फॉर्मूले में बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह की लाइन उतार सको, और तुम्हें नंबर मिलेगा बढ़िया। और एक ही सवाल होगा गुड गवर्नेंस में, पक्का होगा 100%। समझ गए? अब देखो तुम, मैं फॉर्मूले में लिख रखी जो परिभाषा दी थी उसने क्या लिख रखी? नंबर फर्स्ट क्या हो सुशासन? गुड गवर्नेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैथमेटिक्स का टाइप का। पूछो गुड गवर्नेंस क्या है? जवाबदेहिता तो हो, सरकार को हर चीज पर जवाब दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हमें एक बात बताओ, मोदी जी आपने पीएम केयर फंड का पैसा इकट्ठा करा था? हाँ करा था। आप कोरोना के टाइम पर आपने अपील नहीं करी थी, मैं पीएम केयर फंड बना रहा हूं, देश को सारा का सारा डेवलपमेंट कर रहा हूं, आप मुझे एक बात बताओ इसमें पैसे डाल दो। मैंने 2100 रुपए डाल लेते उसमें। समझ में आई बात? यार तो मेरा हक, मैं सर जनता हूं यहाँ की। अब मुझे बताओ 2100 रुपए आपने कहां खर्च करे मेरे? क्या मेरा हक नहीं आगे जानने का? पीएम केयर फंड का पैसा कहां खर्च हुआ आज तक किसी को नहीं पता। कई करोड़ रुपए आए थे इसमें, कई हजार करोड़ रुपए। इसका मतलब गुड गवर्नेंस नहीं है। अब उन्होंने कहा मैं मोदी जी पर आरोप लगा रहा हूं। समझ में आई ये बात? क्या ठीक, ये हर सरकार की बात है, हर सरकार की बात है। समझ में आई बात? क्या मैं सबको उदाहरण दूंगा तुम सबका A to Z। आपको बताना पड़ेगा आपने पैसा कहां खर्च करा है। इसका मतलब आप नहीं करा ना, इसका मतलब आप गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में नहीं आते। समझ में आई बात? या आपको ट्रांसपेरेंसी देनी होगी। और आप भी जितने भी बच्चे यहाँ सब बैठे हुए, कहीं भी किसी भी संगठन किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर आपको लग रहा है यहाँ थोड़ी सी भी गोपनीयता है, थोड़ी सी भी गोपनीयता कार्यों की, तो आप एकदम तुरंत आवाज उठाओगे। अगर नहीं उठाओगे आप देश के अच्छे नागरिक की कैटेगरी में नहीं आओगे। यही हो पढ़ाई का मतलब। समझ नहीं बात है? गलत करना नहीं, या गलत होते देखना ज्यादा बड़ा पाप हो। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे वो बढ़ती चली जाएगी समस्याएं, आप भी उसका ही हिस्सा बन जाओगे। समझ में आई ये बात? या तो कहीं भी गोपनीयता नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ठीक, सब चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, चीजें सब साफ स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए कि ये अमुक नाम का पैसा, क्योंकि जितना भी पैसा का देश के अंदर इकट्ठा हो रहा है सारा जनता का, आम लोगों का। समझ में आई बात? या ठीक, तो जवाब भी फिर आपको लेना पड़ेगा। और आपके पास क्या होनी चाहिए? जानकारी। और तो मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा हूं? आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा हूं, आपको आपके राइट सिखा रहा हूं, आपको एक अच्छा गुड सिटीजन बना रहा हूं आपको। समझ में आई बात? ये हो क्लासों का मतलब। ठीक, तो ये हो सुशासन का मतलब, जवाबदेहिता होनी चाहिए। हाँ, किसी भी सरकार में अगर जवाबदेहिता नहीं है, मोदी जी ने पिछले 15 सालों के अंदर, 10-15 सालों, कितने होंगे, 10-11 सालों के अंदर आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, मीडिया को अटेंड नहीं कर सकते। मन की बात नहीं, ये मन की बात बहुत होगी, ये गोपनीयता। तो जवाब दो जनता के, क्यों देना चाहते तुम जवाब? कहां चले गए हो तुम? समझ में आई बात? तो ये कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अच्छे काम भी है मोदी जी के, वो भी बात करेंगे, घबराओ मत अभी। लेकिन जहां घेरने का काम होगा वहां तो घेरूंगा पक्का। ठीक है, टीचर किसी को नहीं छोड़ता, याद रखना बात है। टीचर हो, लेखक हो, कवि हो, इन्हें सब कुछ मापो। समझ में आई बात है? यानी ये कविताओं में लिख दूंगा कुछ ना कुछ।
समझ में आई बात है? तो याद रखना, तुम भक्त हो सकते हो किसी के, तुम समर्थक हो सकते हो, तुम कांग्रेस वाले हो सकते हो, लेकिन यहाँ तुम कुछ नहीं हो, यहाँ तुम सिर्फ स्टूडेंट हो, चुपचाप सुनोगे बैठ कर शांति से। समझ में आई ये बात? यार ठीक, आगे तारीफ पर भी आएंगे, घबराओ ना, तारीफ भी बताएंगे तुम। ठीक है, तो जवाब देता, जवाब उदाहरण भी दूंगा मैं, अपनी बात को वेरीफाई करने के लिए मैं उदाहरण दूंगा। कभी मोदी का उदाहरण उठा लूंगा, कभी इसका उदाहरण दूसरी पार्टी का, कभी तीसरी पार्टी का। अभी जो वर्तमान समय की सरकार है उससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक चलो आ जाओ। आप हमें पारदर्शिता चाहिए, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। तीसरा क्या हमारे पास, आपने जिस सरकार पर आरोप लगाए, 2 दिन पहले मोदी जी ने आरोप लगाया अजीत पवार पर, अगले दिन उसने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, अगले दिन अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये क्या, ये प्रश्न नहीं खड़ा करता? ये किस तरह की राजनीति होगी? मतलब वो व्यक्ति जिस पर 70,000 करोड़ रुपए का अपना आरोप लगाया, अगले दिन वो पार्टी में चला गया, वो साफ हो गया। ये बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं, बहुत खतरनाक सवाल हैं और देश के लिए गंभीर संकट पैदा करते हैं। समझ में आई बात? यार HD देवगौड़ा का पोता हमारे पास, प्रज्वल रेवन्ना, हमारे पास कर्नाटक के अंदर, उस पर महिलाओं के इतने सारे वीडियो लीक हुए, उसके अंदर उस मोदी ने हाथ ठाक प्रचार करा उसका। अब बोलो क्या बोल लोगे? तो इसका मतलब ये गंभीरता तो है। समझ में आई बात? ये गंभीरता, बहुत खतरनाक सवाल है। मोदी जी का समर्थक क्यों हो सकते हैं आप? मोदी जी के आगे पीछे क्यों नहीं हो? आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत जो वो मिलती है, क्या बोलते हैं सर, दयालुता प्राप्त होती है जनता से। समझ में आई बात? है कि व्यक्ति जनता का विकास करे जब इनके आगे पीछे कोई नहीं होगा तो। समझ में आई बात? है लेकिन ये पूरा सच नहीं है। समझ में आई बात? है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सत्ता नहीं मिली आज तक और उसे धोखे से सत्ता मिल जाए, तो सत्ता बड़ी खतरनाक चीज हो, अगर आपके पास एजुकेशन उस स्तर की नहीं हो। याद रखना, शक्ति को एडॉप्ट करना इतनी आसान बात नहीं है। शक्ति के अधीन बने रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं फिर, क्योंकि आपको लालच हो जाता है एक प्रकार से। जैसे एक अधिकारी हो, आप कल को अधिकारी बनोगे तो आपको पता किस तरह की आदत पड़ जाएगी, आपके लिए गेट भी कोई और खोल लेगा, गेट भी, दरवाजा भी कोई और खोल लेगा। आप खड़े ही नहीं हो सकते, आप बाहर ही नहीं जा सकते, वो आवाज ही नहीं लगा सकते। जैसे मैं अपने भाई को आवाज लगा दूं यहाँ से, इतनी फैसिलिटी मिलती है, और आप अचानक भी छीन ली जाए फिर क्या होगा? समझ में आई बात? यार तो बड़ी खतर। अब सुनना, ध्यान लगा के बुद्धि बढ़ेगी। आपको जो बात बताने वाला हूं वो नहीं है, मैं तुम समझाना चाहता हूँ, ये आइडियोलॉजिकल बातें, विचारधारा पर रिलेटेड बातें हैं। मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूं। समझ में आई बात? यार नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, अमेरिका की तरफ रुख दिखाना बड़ा खतरनाक काम है। ये ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो है रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज पर, तो मैं अच्छी तरह इकोनॉमी को समझता हूँ, देश दुनिया और यही पढ़ता रहता हूँ दिन भर। ठीक, अमेरिका की तरफ रुख दिखाना क्या किसी दबाव का कारण हो सके? देश की संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं। क्या हम आज भी दूसरों के अधीन? जब आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया होगा, बताया क्या बताया मैंने? हम संप्रभु देश है, सोवरेनिटी है हमारे पास, संप्रभुता हमारे पास, कोई दूसरा व्यक्ति बाहर का हमें ऑर्डर नहीं दे सकता। 1947 के बाद सबसे बड़ी चीज, जब देश का संविधान लागू हुआ, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चीज यही आई हमारे पास। समझ में आई बात? संप्रभुता। दूसरा व्यक्ति हमारे पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि उसकी इतनी हिम्मत होगी, इतनी औकात होगी उसकी। समझ में आई बात? यार उनसे बड़ी इंदिरा गांधी थी, मुंह पर क्या गई थी, पता क्या गई थी व्हाइट हाउस में, तेरे पर जो होता हुआ कर लिए। समझ में आई बात? यार तेरे पर जो होता हुआ कर लिए, और रात रात में बांग्लादेश पैदा कर दिया। समझ में आई बात? यार तो कुछ मामलों में मुझे एक्सपर्ट दिखाई देती है दूसरी सरकारें, लेकिन यहाँ जो मोदी सरकार का जो परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड इन्होंने बहुत बेस्ट बना दिए, और इसका फायदा बहुत लंबे समय तक मिलने वाला देश को। आगे की सरकार आ जा, इसका जो क्रेडिट जरूर लेगी। याद रखना बात यह कि देखो हमने अब ये कर दिया, लेकिन नहीं, नितिन गडकरी का काम करा हुआ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, बहुत अच्छा काम करा उसने। बीजेपी की सरकार में एक सबसे बेस्ट काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका। अब ये देश धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, सच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेसिक नीड हो किसी भी देश की, जब वहां का देश के अंदर विकास हो, डेवलपमेंट हो। समझ में आई बात है? चारों तरफ जाओगे, रोड देखोगे तुम, तो यहाँ इनकी तारीफ होगी, और जहां नकारने की बात होगी ना, नकारा भी जाएगा, और आपकी भी यही पहचान होगी, नहीं तो प्रशासन में नहीं टिक पाओगे। अभी आप कहोगे अभी आप बुराई कर रहे थे, अभी आप जो तारीफ करना स्टार्ट किए, तो यही तो हो एक न्यूट्रल व्यक्ति की पहचान, यही तो बनना तो हुआ। समझ नहीं पा रहे? ट्रेनिंग पर क्या सिखाया जाएगा? तुम सबसे पहली चीजें सिखाई जाए ट्रेनिंग पे। चलिए, उसके बाद हमारे पास कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। एक भी व्यक्ति अगर कानून से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति कानून से बड़ा हो सकता? इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। जो लॉ पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई वहां दिल्ली के अंदर। तो एक लड़की बाहर निकल के मीडिया वालों को पता क्या कहती है? ये रूल ऑफ लॉ है आपका, ये रूल ऑफ लॉ है। इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, उसने पढ़ लिया, ये रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की संकल्पना बहुत बड़ी चीज है।
मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा उसमें बताया होगा, विधि के शासन की संकल्पना का मतलब हमारे पास कानून से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, सब उसके दायरे में आएंगे। और सबसे बड़ा कानून कौन सा होगा, सबसे बड़ा लॉ कौन सा होगा, कौन सा होगा रे बताओ पॉलिटिकल साइंस वालों, सबसे बड़ा कानून कौन सा होगा? संविधान। हाँ, संविधान। पता लग चुका है, ये पढ़ने वाली खास बात है। मैंने बताया था उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। और जिसे लग रहा है ना कि उसका तो हिंदू राष्ट्र बनने वाला और बन लिया, वो तो तुम्हारा 100 साल तक बेवकूफ बनेगा और तुम बनते रहना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ तुमको। भावनाओं से बाहर निकल जाना बेटा, भी समझ में आई बात है। 100 साल तक बेवकूफ बनेगा तुम्हारा, समझ में आई बात है, 100 साल तक। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं तुम? चलिए, तो ये तो होगा हमारे पास गुड गवर्नेंस की परिभाषा पता लग चुकी है मुझे। दूसरा क्या है, यूनाइटेड नेशन ने गुड गवर्नेंस की परिभाषा दी। यूनाइटेड नेशन जान चुके सब, वो संस्था जिसने 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में शांति स्थापित करी थी, उसे यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। 1945 में बना, 24 अक्टूबर 1945 को। समझ में आई बात है? उसके बाद हमारे पास यहां से उसने तो परिभाषा दी है, उस तो वहीं से निकल जाती परिभाषा। दूसरी खास बात क्या, दूसरी हमारे पास दूसरे नंबर का जो हमारे पास सेकंड एआरसी बनी थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एआरसी बोलते हैं, उसने भी एक परिभाषा दी। परिभाषा मैंने फॉर्मूला के रूप में लिख दी, दोनों ही तुम इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों एक साथ लिख सकते हो। जब भी पेपर में तुम्हारे सवाल आया, गुड गवर्नेंस का नाम दिख गया पेपर में सवाल में, चुपचाप दोनों परिभाषा एक साथ चिपका दो, जाकर नंबर मिलेंगे बड़े टॉप के। नाम लिख कर यूनाइटेड नेशन की यह परिभाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा यहाँ, और हमारे पास जो इसकी परिभाषा यहाँ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की परिभाषा यहाँ, बस इनका ही नाम है। अब ये पीछे पड़ जाए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है? जिसका जितना यूज हो उतना ही पढ़ो, पढ़ने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ, जितना बताया इतना, बस इतना तो कर ले जाओ। ये दो ही चीज बस अब तक की काम की थी। चलो अच्छा, घटक क्या हो इसके? ये जो 7 पॉइंट आने वाले, 5 से 7 पॉइंट कम से कम, इसमें तो 7 पॉइंट जुबान पर रटे होने चाहिए, जुबान पर, उसके एग्जाम्पल नीचे। अब तुम कहोगे करंट अफेयर में क्या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, अब पता लगा करंट अफेयर में न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना होता। आधे बच्चों को मैंने कहा चलो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हो, पीसीएस की तैयारी करने वाले हो, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की तैयारी करने वाले, वो बच्चा सुबह को करंट अखबार पढ़ने बैठा और सो दोपहर के 2 बज गए, करंट अफेयर ही पढ़ रहा हो बैठा बैठा, सब पढ़ रहा है। सफेद दाग कैसे दूर करे, गुप्त रोगी मिलेगा, सागर दवाखाना, ये पढ़ रहा है बैठ के। मतलब क्या देश का विकास होगा? क्या मतलब क्या चल रहा है? पता तो नहीं चाहिए अखबार में मैं पढ़ूँ क्या है, उसका यूटिलाइजेशन कितना। अब तुम्हें पता लगा धीरे धीरे इसका अखबार का यूटिलाइजेशन कितना हो, बताओ क्या पढ़ रहा है बैठ के जाकर, युवक युवती को लेकर फरार। कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए, कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, आज इस पे भी बात करेंगे। चलो पहले एक काम करो तुम, जो हमारे पास गुड गवर्नेंस है उसका पहला घटक, अगर ये गुड गवर्नेंस है, इसका पहला घटक, पहला इंपॉर्टेंट, ये गुड गवर्नेंस, दूसरा घटक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अगर मैंने इन्हें हटा दिया, गुड गवर्नेंस गिर गया। इसका मतलब कुछ भी अगर इनमें से एक भी हट गया ना तो गुड गवर्नेंस साफ। इसका मतलब आप सर पहला वाला क्या है, ट्रांसपेरेंसी। सरकार के अंदर अगर पारदर्शिता ही नहीं होगी तो काहे का गुड गवर्नेंस में? ये गुड गवर्नेंस है। ये हमारे पास सुशासन, जवाब देता नहीं है सरकार, जवाब नहीं देती, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अच्छा मीडिया से बात नहीं करते, काहे का गुड गवर्नेंस? पीपल पार्टिसिपेशन। एक बात बताओ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, ध्यान से सुनना। पीपल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो हमारे पास? काम जनता के लिए हो रहा है, जनता से बिना पूछे होना नहीं चाहिए, इसे बोलते पीपल पार्टिसिपेशन। जनता की भागीदारी तो होनी चाहिए काम में, सरकार के बीच में जाकर। और एक आज मैं तुम्हें एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूँ, इनके बीच में जो उदाहरण डालने पड़े तुम्हें लिखते वक्त, लिखना कैसे भी बताऊंगा, अंदर जो उदाहरण डालने पड़े, सबसे बेस्ट मॉडल है हमारे पास 1996 में, 1996 के अंदर केरल की गवर्नमेंट इतनी आगे बता क्यों है? केरल की गवर्नमेंट पीपल्स केरला ग्राम सभा नाम से एक मॉडल बनाया उन्होंने, और उन्होंने जनता से जाकर पूछा, पूरी गांव की पंचायत बिठाई, बैठाने के बाद अब बताओ तुम्हारे गांव में किस चीज की नीड है? उन्होंने कहा एक हॉस्पिटल चाहिए। हर गांव में, केरल के हर गांव में इतना पॉपुलर हुआ है, बाहर के लोग केरला मॉडल को अपनाना चाह रहे हैं। बाहर के लोग आए, 96 के बाद यहाँ का मॉडल वहां उठा के ले गए, और सच में आज देखो केरल हर चीज में आगे रहा। वहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, हर चीज में आगे देखो कितने पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं वहां। अब उन्होंने कहा मैं केरला स्टोरी 1 देख का, केरला स्टोरी 2 देख का, समझ में आई नहीं है? उन तो बाहर निकलो, बात समझ में आई नहीं? तो केरला मॉडल पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया में। अभी तुम जाकर इसके बैठ कर पढ़ना,
क्या अगर तुम किसी गांव को विकास करा जा सके तो वहां के आम लोगों से पूछ कर, उनकी जो लोकल नॉलेज थी, वहां की ट्राइब्स थी हमारे पास, उनकी लोकल नॉलेज को साथ में लेकर जब जाकर देश का विकास करा गया, और हर आदमी पढ़ा लिखा। और कुछ कुछ जिले तो ऐसे हो गए वहां 100% लिटरेसी रेट, 100 के 100% पढ़े लिख के। कारण क्या है? गांव का विकास करना होगा। लालू प्रसाद यादव का नाम किसने सुना है? मोदी जी के साथ आज तक कभी नहीं बनी उसकी। और लेकिन मुझे उसकी लालू प्रसाद यादव की एक ही बात बढ़िया लगा, 2015 के अंदर उसने एक वो दिया जो मीडिया को इंटरव्यू, मोदी जी ने कहा हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, आज तक नहीं बनी में। ठीक है, मोदी की बहुत जगह आलोचना होगी, याद रखना बात अभी, क्योंकि काफी टाइम से इनकी सरकार है। मैं बहुत पसंद करता था मोदी जी को, अब भी करता हूँ कुछ मामलों में। अब क्या होगा तो मोदी सरकार की क्या खास बात होगी? मोदी ने चिल्ला चिल्ला के चीख चीख कर कहा हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव पता क्या कहता? लालू को स्मार्ट सिटीज नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, और भारत गांव में बसता। कितनी बड़ी बात थी ये वो सुशासन का एग्जाम्पल। समझ में आई बात? यार लालू को स्मार्ट गांव चाहिए, पूरा भारत गांव में बसा हुआ, गांव को डेवलपमेंट करो। जो केरला मॉडल की बात बता रहा था, ये केरला मॉडल हमारे पास। समझ में आई बात? यार और देख लो, हर चीज में अव्वल, हर चीज में अव्वल। क्यों? क्योंकि उन्होंने गांव का विकास करा। समझ में आई बात? यार तो अभी मैक्सिमम लगभग 50% के आसपास आबादी है अभी जो गांव में बसती है। लोग धीरे धीरे जो रोजगार की तलाश में धीरे धीरे पता कहाँ चले जाते हैं, अपना गांव छोड़कर सारे चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं। जब उनका मन भर जाता है फिर सोचते हैं गांव की तरफ चलते हैं, क्योंकि शांति और सुकून है ही नहीं। समझ नहीं बात? क्या फिर मुझे एक लाइन याद आती है, तन खा जाती है तनख्वाह, नहीं छोड़ती मालिक मन का। समझ में आई बात? यार उदाहरण बहुत है मेरे पास, घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक, तो जब मेरे पास बच्चे बैठे थे ना आके क्लास में ऑफलाइन में, तो मेरी शकल देखो जा, बस वो बस उन्हीं करके बैठे रहे, लिखना कुछ नहीं है, 1 घंटा बैठ के चले गए। ये ऐसे तो बुद्धि बढ़ा, फिर सामने वाला फंसा नहीं सकता। तुम सवाल लो, मैं याद रखना बात, यार किसी भी सवाल लो। ठीक, 22 नहीं दिखाई देने के तुम धीरे धीरे आगे जाएगा। 22 मतलब एक पक्ष में झुकाओ तुम्हारा, लेफ्ट राइट, मैं लेफ्ट की तरफ हूँ, मैं राइट की तरफ हूँ, इस पार्टी की तरफ झुकाओ, उस पार्टी की तरफ झुकाओ। हम किसी भी नहीं यहाँ तरफ है, हम तो सही की तरफ, जहाँ सही है, जहाँ गलत है गलत है, चाहे कोई भी हो। मेरे घर का हो, एकदम नकार दूंगा मैं पूरा का पूरा। ठीक, अगर मेरे घर का भी कोई व्यक्ति होगा ना और उसने अपराध कर दिया, सगा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, मैं तुरंत जेल भेज दूंगा। मैं बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ तुम्हें। इस टाइप की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। गलत तो गलत, सही तो सही। ठीक, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ हो। फिर क्यों जी? सही बात है। जो मैंने पिक्चर बताई ना तुम्हें, मूवी बताई मैंने तुम्हें, चिरैया, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा तुम्हें उसको। 5 एपिसोड जियो स्टार पर डाउनलोड करके देखो, लड़की जरूर देखना, और फिर कल को बात करेंगे इस पर। समझ में आई बात? यार आज मैंने बहुत पढ़ा, उससे संबंधित बहुत सारे केस को पढ़ा मैंने, कर्नाटक हाई कोर्ट के केस, सुप्रीम कोर्ट के केस, अब तक मामला पेंडिंग है। समझ में आई बात? यार ये उन पर सवाल खड़े करती है जो लोग यानी पुरुष महिलाओं को केवल अपनी एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी होगी, शादी हो चुका है तो परमानेंट लाइसेंस मिल चुका, इसके शरीर का मुझे परमानेंट लाइसेंस मिल चुका, उस पर सवाल खड़े करती है। कितना गंभीर मुद्दा है। अब तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला नहीं आया। 2024 में गया था केस ये। एक महिला ने आरोप लगाया शादी के बाद कि मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में सहमति नहीं थी, मेरी सहमति नहीं थी, और इस व्यक्ति ने मेरे साथ जबरदस्ती, तो उसे मैटेरियल रेप बोलते हैं कर्नाटक के अंदर जो हो। ध्यान तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसने जो हो सवाल खड़े कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत गंभीरता के साथ सुना और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई। आज तक उसका फैसला नहीं दिया उन्होंने। दूसरे मुद्दे तो सुलझाते चले जा रहे, अब तक उसका फैसला पेंडिंग में भी इसका इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला कब को आगा। अब मैं सवाल तुम पे ही पूछ लेता हूं, तुम जो पिक्चर देखोगे खुद समझाओगे विषय कितना गंभीर है। अगर किसी लड़की की सहमति नहीं है, लड़की हो औरत हो, तो उस रेप की कैटेगरी में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अगर वो मना कर रही तो इसका मतलब रेप की कैटेगरी में रखो। फिर हमारे पास यहाँ आईपीसी का एक सेक्शन 375 है, 375 में शायद ये क्या रखा, आईपीसी का जो वकील होगा, यहाँ एक आधा वकील होगा, लॉयर होगा, उसको पता रहता होगा कि पढ़ना उसे जाएगा, तो उसमें ये लिख रखा कि जिस लड़की की एज 18 साल प्लस होगी, आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ जी सर। यस सर। जिस लड़की की एज 18 साल के प्लस होगी और उसका एक बार शादी हो चुकी, तो चाहे उसकी सहमति है थी या नहीं है थी, मैटेरियल रेप जो हमारे पास रेप की कैटेगरी में नहीं आने का, मतलब मर्द को परमानेंट लाइसेंस मिल चुका। ये आईपीसी में लिखा हुआ हमारे यहाँ से। मैंने सोचा यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, मेरे दिमाग खराब होगा।
फिर मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से केस चल रहे, तो फिर मुझे थोड़ी शांति सी मिली, हाँ चलो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस पेंडिंग है, अभी इसने फैसला सुनाया नहीं, क्योंकि मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूँ तो स्टडी तो करनी पड़ती है। और तुम भी ऐसे ही होने चाहिए, समाज से जुड़े हुए मुद्दे तुम्हारी नजर में होने चाहिए, सवाल बनेंगे वहां जाकर सामने, पूछेगा तुमसे बेंच बैठा पूरी वहां इंटरव्यू में पूछेगी मटेरियल रेप की कैटेगरी में आगा नहीं आगा। तो जो मूवी बताई हुई इस तरह के सवाल करके खड़ी कर जाती है, तो बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर मुद्दे क्या आते हैं सामने, अगर ऐसा हुआ कि अगर हम मेटेरियल रेप को रेप मान लिया हमने, शादी के बाद अगर लड़की के साथ जबरदस्ती हो रही, शादी हो चुकी, आज लड़की की सहमति नहीं है, उसके शरीर में दर्द हो रहा है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सके, ये बड़ी गंभीर बातें हैं, इन पर लोग बात करने से बचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बचती। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो बहुत ओपन आदमी हूँ टाइप का, ठीक, मैं पढ़ाता रहता हूँ क्लास में भी। तो दूसरा क्या है, तो सवाल ये क्या खड़े कर दिए, सवाल ये खड़े कर दिए, अगर हम इसे अलाउ कर दिया सरकार ने तुरंत, अभी तो फैसला जब तक चला है, अगर सरकार ने इसे अलाउ कर दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं है, कि आज के बाद अगर कोई भी महिला नहीं चाहती, ठीक है, और उसके साथ जबरदस्ती हो, ये बड़ी गंभीर बात है, ठीक, तो सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसने मेटेरियल रेप की कैटेगरी में मान लिया, अगर मान लिया तो पुरुष के और महिला के बीच में संबंध खराब हो जाएंगे। बहुत सारे पूरा भारत खतरा बन रहा है इस टाइम, कि बहुत सारे संबंध टूटते दिखाई देंगे, जैसे पश्चिम की दुनिया में पाया जा, 2 साल का बच्चा अनाथ घूम रहा है, 3 साल का बच्चा अनाथ घूम रहा है, 4 साल का बच्चा अनाथ घूम रहा है, मम्मी कहीं और, पापा कहीं और, तो समाज पे ये भी खतरा मंडरा रहा। आप समझ रहे कैसी दुविधा में फंस चुके इस टाइम सुप्रीम कोर्ट वाले। अगर उन्होंने सहमति दे दी, समझ में आई बात? या तो जो पुराना वाला केस था, दूसरा क्या, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ेंगे, उसे सहन करना पड़ रहा है, जबरदस्ती घुट घुट कर मर रही हो। आप समझ रहे कितना खतरनाक मामला फंस चुका, पेच फंस चुका। आपको विषय की गंभीरता समझ में आ रही है? तो दो जगह फंस गया। इसी चीज को मैं केस स्टडी कह रहा था, आज मैंने बहुत पढ़ा इस चीज के बारे में, बहुत। फिर मेरी समझ में पता क्या आया, मैंने जो दूसरे देशों में देखता हूं, तो 100 कंट्री मुझे ऐसी मिली देश के, पूरी दुनिया के अंदर 100 देश ऐसे मिले जहां मेटेरियल रेप को रेप की कैटेगरी में रख दिया। अगर लड़की की सहमति नहीं है ना, चाहे तुम्हारी शादी हो चुकी, तो तुम्हें परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलेगा सेक्स करने का उसके लिए, याद रखना बात यह। तो ये बहुत सारी कंट्री, 100 कंट्री में इस तरह का लगा, कितनी अच्छी बात लगी मुझे। तो मैंने कहा अगर ये इतने सारे देश विकसित देश है, तो ये अपनी सोच के कारण आगे, समझ में आई बात है, तो हमसे सीखना चाहिए। तो बड़ा गंभीर विषय, समझ में आई, लोग बात करने से बचते हैं इन सब चीजों को। समझ में आएगी नहीं बात? या और 4 दीवारी से बाहर निकल कर दुनिया को देखो। फिर मुझे समझ में आया, वहां से एक चीज आइडिया मिला मुझे कि यार लड़की का, औरत का सक्षम होना कितना जरूरी हो, कितना जरूरी हो किसी लड़की का, औरत का सक्षम होना। नहीं तो उसको कितना जो झेलना पड़ता घर की 4 दीवारी के अंदर, इसकी सुनो, उसकी सुनो, सास की सुनो, बहू की सुनो, उसकी सुनो, पूरी जिंदगी। तो ये उस चीज को पढ़कर फील करा मैंने। फिर मैं लेखक के बारे में सोच रहा था, दिव्य निधि शर्मा करके नाम उस लेखक का, कितनी गहराई में जाकर एक पुरुष होने के बाद उस व्यक्ति ने महिलाओं की संवेदनाओं को कितना गहराई से व्यक्त कर दिया। मैं साहित्य का विद्यार्थी तो इतना गहराई तो सोच सकता हूँ। आप सुन रहे हैं ना मुझे? यस सर। आप बोर तो नहीं हो रहे? सब 18+ है ना? 18+ है सब? यस। विषय बड़ा गंभीर है, सोचना चाहिए, देखना चाहिए तुम भी। फिर कल हम उसकी बात करेंगे, तुम बताना, सवाल पूछूंगा तुमसे, ठीक? तो ये था हमारे पास गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस तभी होगा, नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हमारे पास, जब उसके अंदर हमारे पास जवाबदेहिता होगी। और जवाबदेहिता होगी, जब तुमने जवाबदेहिता लिख के हेडिंग लिखी है अकाउंटेबिलिटी, सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो। सरकार को जवाब देना होगा हर चीज के लिए। जनता का पैसा खर्च कर रहे, कंसोलिडेटेड फंड तो हमारे पास निकाल कर पैसा खर्च कर रहे, भारत की संचित निधि से पैसा काट खर्च कर रहे, हमारा खुद का पैसा हो, किसी का, आधे लोगों का पीएफ का पैसा भी काट कर यूज कर रहे हैं, ठीक। इसलिए एग्जांपल दे दिया, आरटीआई एक्ट 2005 का इसलिए लाया गया था ताकि जवाबदेहिता को बढ़ाया जा सके, सूचना का अधिकार आ सके, सूचना हो सके हमारे पास। समझ में आई बात है? उसके बाद अगर चलो हमारे पास दूसरे नंबर पर पारदर्शिता होनी चाहिए चीजों के अंदर, ट्रांसपेरेंसी, ठीक, स्पष्ट दिखा देना चाहिए कौन सा पैसा कहां कितनी जगह खर्च हो रहा है। समझ में आएगी नहीं बात? या क्या, जैसे हमारे पास कहीं भी कोई भी जो है कोई हमारे पास स्कीम चलाई गई किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं चाहता हूं उसके बाहर स्क्रीन लगा, ये मेरी पर्सनल इच्छा। जैसे एम्स होगा, एम्स के बाहर इस साल का इतना बजट आया था, इस साल में इतना बजट, यहाँ इतना खर्च हुआ, स्क्रीन पर चलाओ, बाहर लोग जागरूक होंगे, कितना पैसा कहां खर्च हुआ, बाहर चलाओ स्क्रीन पर, बड़ी दीवार पर लगाएगा। ये होगी पारदर्शिता। जब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही तो ऐसा नेताओं की जेब में चला गया सीधा। जवाबदेहिता होनी चाहिए, हर जगह जवाबदेहिता होनी चाहिए, सरकार की भी, इसकी। अगर स्वास्थ्य में कुछ बिगड़ गया तो स्वास्थ्य मंत्री जवाब देगा। एजुकेशन में अभी, हाँ, उत्तराखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन क्या है उनका? 12वीं पास।
या PhD? स्वास्थ्य मंत्री कौन है आगे? इतने तो बुरा हाल है, समझ में आया? देखो जाकर विषय की गंभीरता समझो। ये जवाब देता होगी इनके अंदर, तुम्हें लग रहा है पारदर्शिता होगी इनके अंदर, तुम्हें लग रहा है उन्होंने कभी गवर्नेंस जैसे विषय पढ़े होंगे, तो तुम्हें लग रहा है उन्होंने गवर्नेंस की कभी परिभाषा पढ़ी होगी, और तुम्हें जब उनके अंदर ऐसी चीजें पढ़ी नहीं होगी तो उनके अंदर संवेदनशीलता आ जाएगी। तुम्हें लग रहा है, तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं अब तक। पारदर्शिता देखो, इसमें एक एग्जांपल डाला, एग्जांपल बड़े काम की चीज है। 4 लाख जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, किसे पता गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या हो? उदाहरण भी डालेंगे ना, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में बनाया था हमने, ध्यान से सुन लेना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या हो? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हमने 2016 में बनाया। जब 2016 में बनाया, उसमें क्या गया, जितने भी लोग 4 लाख करोड़ रुपए बचे सरकार के। देखो ट्रांसपेरेंसी जब आई, पारदर्शिता आई, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गूगल पर जाकर सर्च करोगे ना, किसी को भी अगर सामान बेचना हो अपना, इस पोर्टल पर जाकर बेच सको। भारत का एक हमारे पास व्यापारी इस कोने में बैठा हुआ और दूसरे कोने में बैठा हुआ व्यापारी को सामान बेचना, इस पोर्टल पर लॉगिन करो, आईडी डालो, कागज डालो, बेच सको। तो क्या होगा, बीच में तो बिचौलिया पत्ती खत्म हो जाएगी। वह टेंडर उसे ही मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा जो नेता का जानने वाला होगा। आया इसमें हमारे पास गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, तो इसका मतलब हमारे पास चीजों में पारदर्शिता होगी तो भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सके। पेपर लीक हो जा रहा है, तुम्हें लग रहा है बिना नेता के पेपर लीक हो जाएगा? और तुम्हें लग रहा है कि पेपर ट्रांसपेरेंसी होगी पेपर में पूरी सरकारी विभागों में? तुम्हें लग रहा है बिना किसी नेता के पेपर बाहर आ सके, बिना किसी नेता के, बिना अधिकारी के? अब उठा रहे किस? आम जनता को, उसके पीछे पड़े हुए जो पेपर खरीदता है उसको क्या ले? बीमारी की दवा नहीं देनी, बीमारी की जड़ की दवा देनी, बीमार हुआ क्यों? मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा था मैं एक दिन में सैकड़ों कानून बदल दूंगा। बदल दिए कानून। पढ़ो क्लास से, देखो मैंने बहुत कुछ बता रखा, देखो तो आदमी बनोगे। और दूसरा, जिस समाज के बीच में जाओगे समझोगे उसे, दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा। किसी भी रोडों में बैठे भिखारी को देखोगे ना तो महसूस करोगे, अच्छा इसके पास समस्या ये हो पढ़ाई। जन भागीदारी दे, देखो हमारे पास उसमें एग्जांपल भी डाल दिया हमने। जन भागीदारी, पीपल पार्टिसिपेशन, देखो मैंने केरला का मॉडल का एग्जांपल डाल रखा। देखो पढ़ो तीसरे पॉइंट में, पीपल पार्टिसिपेशन हमारे पास क्या लिखा, जनता की नीति निर्माण में भागीदारी बहुत जरूरी हो। एक बात बताओ ध्यान से, आज हम पहाड़ों का विकास करने की बात चल रही है, चलो उत्तराखंड में ना पहाड़ों के विकास करने की बात चल रही है। पहाड़ों का विकास पहाड़ों के लोगों के बिना हो जाएगा? ये कैसा मॉडल है यार? पहाड़ों का विकास करना पहाड़ों के लोगों से पूछे बिना हो जाएगा? पहाड़ को अगर बचा सके कोई तो उनके पास परंपरागत नुक्ते हैं, तरीके हैं, और उसको हरा भरा रख सकते हैं, नाश नहीं करते इसका। उन्हें पूछा ही नहीं जाता बिल्कुल भी, उनके पास तरीके। मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, उसने पूरा बताया कि एक गांव का स्ट्रक्चर समझाया कि कभी यहाँ एक गांव हुआ करता था, इस तरह करके गाय भैंस छोड़ दी जाती थी चारों तरफ और वे आसपास चरकाती थी। इतना बेहतरीन मॉडल समझाया, मुझे बड़ा गजब लगा। मैं भेजूंगा तुम वो वीडियो देखो। तो जनता की भागीदारी सरकार में बहुत जरूरी हो। कल को तुम्हारी सरकार बनो, नेता बनो, इन सब चीजों को शामिल करना। समझ में आई नहीं बात? है जरूरी है तुम प्रशासक बनोगे, प्रशासक बन भी गए तो 5 साल बाद इस्तीफा देकर नेता बन जाओ, ज्यादा फायदे में रह जाओगे। समझ में आई नहीं बात? या अगर सच में देश का विकास करना तो राजनीतिक सत्ता हाथ में होनी चाहिए, अच्छे लोगों के, तुम्हारे जैसे लोगों के। शुरुआत कहां से? अपने गांव से ही स्टार्ट कर दो। मेंबर ही बन जाओ, बनो तो। लड़कियों को तो दिमाग में नहीं आता कि वो कभी नेता भी बनेगी। सरकार तुम्हारा प्रतिनिधि, तुम्हारे प्रतिनिधि तो बढ़ा रही, 50% के आसपास कर देगी तुम्हारा। सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल। मैं तो कभी बोल रहा नहीं गलत आज तक, जिसे समझना समझ लो भाई। नहीं, मैं सोच रही थी। सोचो जाओ, क्लास हमारी सोचने पे मजबूर करेगी। जी सर। अगर हम अपने दिल को अपनी एक चाकर बना लेते तो शायद अपनी जिंदगी को पहले और बेहतर बना लेते। चाकर कहते हैं अपने दिल को काबू में रखना। शायरी सुनते? चलो शायरी सुनता हूं, लिखता। एक शायरी में लेखक कहता कि अगर हम अपने दिल को अपनी एक चाकर बना लेते शायद अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना लेते। चाकर कहते हैं अपने दिल को काबू रखना। समझ भाई ये बात है? शायद अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना लेते। अलग रहते हुए भी सबसे इतना दूर क्यों होते? अगर अपने दिल में उठी दीवार को हम दर बना लेते। उस टाइम पे जो दिल में दीवार उठी थी उसको एक दर बना लेते, निकलने का रास्ता। आवाज आ रही? हमारा दिल जो नाजुक फूल था सबने मसल डाला, आज जमाना कह रहा है आप अपने दिल को पत्थर बना लेते।
किसी किसी को समझ में आ गई बस, मतलब तुकबंदी में देखकर समझ में आ, मजा आ रहा है बस, और समझ में आ गई। अद्भुत 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 आ गया सर समझ। समझ रहे हो? तो सीखो थोड़ा, बड़े इंटेलेक्चुअल पढ़े जी लिखे सर। लोगों को थोड़ा सुनने की आदत डाल लो, बहुत जरूरी हो जीवन काल में। पढ़ाई तो तुम दिन भर करते हो, इससे बुद्धि बढ़ती है। समझ में आया? समझने का नजरिया बदलता चीजों को। एक लड़की है यार, अभी तुम देखना, ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला उस लड़की को, ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला उसे दुबई के अंदर। कभी सर्च करके देखना यूट्यूब पे भी, कुछ दिन पहले की बात है। वो लड़की ने जो मॉडल अपनाया लोगों को पढ़ाने का, मुंबई के अंदर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, आलीशान चीज है। और मैं तो यहाँ कहता हूँ जितनी भी लड़कियां औरतें बैठी हुई ना यहाँ, हेलो हाँ जी सर। माइक बंद कर लो। जी सर। तो मैं कह रहा हूँ तुम इस मॉडल देखना, ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला? दुबई के अंदर मिला उसको। रूबल नागी को सर, हाँ जी, रूबल नागी है ना उनका नाम। हाँ समझ गए आप, ठीक है। तो उसने जो मॉडल अपनाया, सब देखना इस तरह का वीडियो, यही तो प्रेरणा के स्रोत हो तुम्हारे लिए। तो उसने कितना अच्छा काम करा, उसने उसका जो मॉडल काम करने का नजरिया देखने को। तो मैं भी तो इंसान है, अपने लिए तो सभी जी रहे हैं। समझ में आई नहीं? थोड़े से तो सामाजिक हो जाओ, कम से कम कुछ नहीं हो सकता, पैसे नहीं है तुम्हारे हाथ में, सोच तो थोड़ा सामाजिक हो जाओ, सोच तो हो जाओ पहले। इंसान पहले पैसे तो नहीं सामाजिक होता, सोच तो हो थोड़ा, सोचो रोना शुरू करो। और ये जो तुम प्रशासन में जाने की घुसने की तैयारी कर रहे हो ना, सही बात, या प्रशासन में घुसने की तैयारी कर रहे हो, वहां भी समाज के बीच में रहना मेरे भाई। चलिए पढ़ते रहिए। जन भागीदारिता, केरल मॉडल उसका, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, इससे बड़ा कोई नहीं होगा, याद रखना। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि सबकी बाप होगी, कानून सबका बाप होगा। हाँ, कल को तुम्हारे साथ गलत होगा और तुम्हें लग रहा है व्यक्ति बहुत पावरफुल है, दिमाग में की बात लेकर आना। सर ने कहा था रूल ऑफ लॉ, कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, एक ही दिमाग में सेट करके रखनी, रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में चिल्ला चिल्ला के चिक चिक का बता रखा है मैंने, ठीक है। आगे पढ़ोगे DSWRA पढ़ाया होगा मैंने, सही बात या? इसकी आंसर राइटिंग कैसे? हाँ, तो याद रखना वहां सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है हमारे पास, ठीक। ये पहली शर्त हमारे पास ही है सब चीजें की। उसके बाद हमारे पास देखो संवेदनशीलता, छठे नंबर का पॉइंट देखो, पांचवें नंबर का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हमारे पास प्रभावशीलता एवं दक्षता हमारे पास। तो यहाँ एक लिखा हुआ है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पता क्या होगा हमारे पास? ये पहले समस्या होती जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हमारे पास, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पहले जो मनरेगा में काम करने वाले लोग थे, हमने भी मनरेगा में काम करा है, समझ में आई बात? तो हमारा पैसा किस तरह मिलता था? पहले जो गांव का सिक्योरिटी होता था, सिक्योरिटी बोल लो, गांव में सिक्योरिटी बोल लो, सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी बोल लो, गांव में सेक्रेटरी बोल लो। उस पहले पैसा उसके पास जाएगा, तो फिर वो देता था 250 रुपये उस टाइम पे दिहाड़ी थी, जब मैं दिहाड़ी करता था कक्षा 2 में। इतनी खाई खोदनी पड़ती थी अब, तो खोदने के बाद पैसे उसके पास जाते, तो मेरे पैसे उस पर जाते सीधे। और फिर उसमें तो क्या होता था, फिर वो खाते में आते थे, वो लाकर फिर वहां सबको बांटता था। इस तरह करके मुझे दिहाड़ी मिलती थी कक्षा 2 में। ये हमारा मॉडल था। सरकार ने क्या है, अच्छा ये वो क्या कर रहा था, वो व्यक्ति अपना बेनिफिट पहले निकाल लेता। अगर 300 रुपए की दिहाड़ी तो 250 रुपए दे रहा है, 50-50 रुपए सब संभाल ली उसने, दिक्कत खड़ी होगी। यही तो, हाँ, पारदर्शिता नहीं है ना, जवाबदेहिता भी नहीं है हमारे पास, जवाब पूछने वाले नहीं आए, तो नुका तुझे काम पता, कल को तेरी छुट्टी। तो इस तरह करप्शन हो हमारे पास, सोच में बसा हुआ करप्शन भारत के लोगों की। उसके बाद दिक्कत क्या होगी हमारे पास? अब क्या हो गया, अब सारा का सारा पैसा DBT के तहत आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मेरा खाता डायरेक्ट लिंक होगा, जितने भी दिहाड़ी करूंगा वो सारी चीजें मेरे खाते में आ गई। इससे क्या होगा, जो बिचौलिया पत्ती थी वो खत्म होगी, हटाओ उसे साइड में। इसे बोल रहे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक, इस तरीके को तुम इंग्लिश में लिख सको, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसे हिंदी में करके लिख दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारे पास। अंतर प्रत्यक्ष हस्तांतरण छोड़ दे, हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। याद रहेगी बात? या क्या कह रहा हूं मैं, तुम समझ गए? तो बहुत कुछ सीखना बाकी, तुम अभी यार पढ़ो। उसके बाद हमारे पास समानता समावेशन युक्त होगा हमारे पास। समानता और समावेशन की जहां बात होगी उस हम गुड गवर्नेंस का पार्ट मान कर चलेंगे। सर ये समानता समावेशन क्या हो? इक्वलिटी इंक्लूसिवनेस हमारे पास। ये क्या हो हमारे पास? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे तो रिलेटेड है हमारे पास। आजकल लोगों ने इसे अलग तरीके से बताया, मोदी जी को ट्रोल करा जाए इसके नाम पर, क्या क्या समझ में आई बात है? कई जिलों में देखो, उदाहरण भी दे दिया, कई जिलों में लिंगानुपात बढ़ा हमारे पास। तो ये उदाहरण हमारे पास, तुम यहाँ मैं उदाहरण डाल सकूं, जैसे चिरैया मूवी,
ऐसा करके उदाहरण डाल सकूं, इस तो और अच्छे नंबर मिला। तो सब पढ़ाई का पार्ट, इसके जन तो उदाहरण उठाया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एग्जाम्पल करके डाल दिया, जैसे चिरैया मूवी वेब सीरीज समाज के अंदर जो ऐसी तो नैतिक मूल्य पैदा करती है, मोरल वैल्यू, समझ में यही बात है, इक्वलिटी को बढ़ावा देती है, समानता को बढ़ावा देती है। तो ऐसे करके डाल ले जाए एग्जाम्पल, इसलिए कहा थोड़ा थोड़ा टोपरों की कॉपी देख ले करो, लिखना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने लिखना छोड़ दिया ना उस दिन आप खत्म हो लोगे, दिमाग काम करता है लिखने से। चलिए उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर एक और था यार हमारे पास, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर के बारे में मैंने तो पहले पढ़ा रखा है, थोड़ा सा समझ लो बड़े प्यार के साथ, है क्या भला है। इसकी शुरुआत पता कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी यूनाइटेड किंगडम से, सरकार के अंदर ही हो। समझो सिटीजन चार्टर क्या हो हमारे पास। सिटीजन चार्टर का मतलब हमारे पास हो, आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था के पास चले गए, किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास चले गए, उसके अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास चले गए, किसी भी संस्था के पास, सरकारी कॉलेज में चले गए आप, मान लेते हैं हाँ मैं बीएड के पेपर दे रहा था पिछले साल की बात, ठीक 2 साल पहले जब मैं बीएड के पेपर दे रहा था, तो उसमें समस्या क्या आती, ध्यान से सुन लेना बड़े प्यार के साथ, सिटीजन चार्टर एकदम समझ में आ जाएगा। जब मैं बीएड के पेपर दे रहा था तो पेपर है 3 घंटे का, ध्यान से सुन लेना, सिटीजन चार्टर समझा रहा हूँ, 3 घंटे का पेपर है। मेरी आदत क्या है, मेरी स्पीड बड़ी भयंकर है, समझ में आई नहीं बात। एक दिन पहले पढ़ कर जाऊंगा, आज तक मैं किसी पेपर में कभी कंप्लीट पढ़ कर नहीं गया, एक दिन पहले पढ़ूंगा सिर्फ, और वही पढ़ूंगा जो पेपर में आगा बस, बाकी तो मुझे लगभग सारा पता ही रहा। समझ में आई बात या, एक दिन पहले पढ़ूंगा और वो भी PYQ निकाल लूंगा उसका सिर्फ, वही उठाकर, और वो उसमें से 2 पेपर निकाल लूंगा, दोनों में सेम क्वेश्चन रह जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह करके बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करूँ मैं। तो मैंने बीएड में क्या करा, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक। तो एक दिन पहले बैठा, मुझे पता था सारा क्या होगा, इस फालतू बना नहीं सकता, आलसी हो ना पेपर बनाने वाले, वो तो हमारे से भी ज्यादा आलसी हो, समझ नहीं बात है। तो मुझे बता कहां तक डाल लगाए, 8 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन करने उसमें से, तो 5 क्वेश्चन करने मुझे। तो मैंने क्या करा, उस पेपर को जो 3 घंटे का पेपर था तो 1.5 घंटे में कर लिया, बल्कि 1 घंटे में निपटा दिया। अब दिक्कत खड़ी, मेरे लिए बैठना वहां मौत होगा, मैं बैठ नहीं सकता, मेरे लिए समझ टाइम जो हो बड़ी किल्लत है मेरे टाइम की, अब मैं बैठ नहीं सकता। तो क्या मास्टर को मैंने कहा जी एक काम करो, मेरा पेपर हो चुका, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा आप जा नहीं सकते, 3 घंटे बाद ही जाओगे, और तुम्हें पता मैं नॉलेज वाला आदमी हूँ। अब मैंने कहा जी जिद्दपन के साथ, मैंने कहा एक काम करो, आप अपने इंचार्ज को बुलाओ यहाँ से, ठीक है, मेरी बात करो अभी, ठीक है। मैंने कहा पूरे एडमिट कार्ड पर, और इस पर जो एडमिट कार्ड पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि कितनी देर आप पहले जा सको, पूरी नियमावली दिखाओ मुझे, पूरी नियमावली दिखाओ मुझे। अगर आप हो कौन? मैंने कहा आम आदमी हूँ और अपने अधिकारों को जानने की जो चेष्टा रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मेरी वजह से यूनिवर्सिटी चलती है। अब उसकी वाट लगी, इंचार्ज को बुला के ले गए। इंचार्ज कह रहा यार इस तरह तू भी क्या बगड़ा इकट्ठा कर रहा है। मैंने कहा आपको नहीं पता ना कि जाने नहीं दे सकते, आप एक काम करो यूनिवर्सिटी में फोन लगाओ। मैंने वहीं बैठे बैठे यूनिवर्सिटी में फोन लगवा दिया, हकीकत की बात बता रहा हूँ तुम्हें, इतना अड़ियल आदमी हूँ मैं, कुछ काम तो आता नहीं, मैं सोचा नहीं कि साथ माथा ही मारूं बैठ कर, समझ आई बात है। वहीं बैठे बैठे यूनिवर्सिटी में फोन लगा दिया, उन्होंने कहा इसका पेपर रख लो आराम से इसे जाने दो, समझ में आ गई नहीं बात है। तो वकील लोग जो हो बड़े तेज हो, समझ में आ गई बात है। अब उनके साथ कोई बहस करना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि अभी समय बर्बाद हो पूरा का पूरा। उस दिन तो मुझे पूरी यूनिवर्सिटी पूरे कॉलेज में किसी ने नहीं चढ़ा, उसने कहा भाई पेपर ही रख दो और तू चला जा, समझ में आ गई नहीं, पेपर बाहर नहीं ले जा सकते, पेपर ही चला जा। मैंने अब नहीं छेड़ना तुम मुझे बिल्कुल भी, मतलब पूरे सब सारे टीचरों को इकट्ठा कर दिया। उन्होंने लगा कोई अधिकारी आएगा, अब पेपर दे रहा था बैठा हुआ, मैंने कहा अधिकारी नहीं आम आदमी हूं भाई, ये हो नॉलेज होने की बात, समझ नहीं बात, डरना नहीं है किसी से भी बिल्कुल भी। सबकी जेब में पैसा तुम्हारी जेब से जा रहा है, हर चीज पे तुम टैक्स दे रहे, यकीन नहीं तो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो बता दूंगा तुम, हर चीज पे तुम टैक्स दे रहे तो तुम्हारी जेब से जा रहा है। लड़की हो औरत हो बच्चे हो, नॉलेज होनी चाहिए, अगर गलत हो रहा एकदम तुरंत आवाज उठानी होगी तुम्हें, समझ में ये बात है। पाप करना पाप नहीं है, पाप सहना सबसे बड़ा पाप हो। समझ में आई बात है। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्यों मांग रहा था उससे नियमावली मत, मैंने कहा यहाँ की पूरा चार्टर दिखाओ मुझे, मैंने कहा चार्टर दिखाओ, हाँ, क्योंकि 2011 के बाद उत्तराखंड में भी खासकर 1991 के बाद ये संकल्पना विकसित हुई यूनाइटेड किंगडम में कि प्रत्येक डिपार्टमेंट को अपनी सारी चीजें दिखानी होगी, सब खोल कर रखना होगा, इसका ये अमुक काम इस संस्था में ये होता, ठीक, किसी भी डिपार्टमेंट। ये यूनाइटेड किंगडम की बात है हमारे पास, यूके के अंदर। फिर ये वहां तो चले हैं, ये आइडियोलॉजी वहां तो चल कर 2, 4, 10, 20 साल बाद यहाँ भारत में भी आ जा, चले आगे भाई भारत में भी। अब भारत में कब आई है हमारे पास या, ठीक है, भारत में सिटीजन चार्टर 1997 में लागू, वहां 91 में, भारत में 97 में लागू होगा। और उत्तराखंड में आकर, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बने, उत्तराखंड में आकर 2011 में लागू होगा। आप समझ रहे क्या हो रहा है? हेलो, 2011 के बाद कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं,
सरकारी डिपार्टमेंट, विभाग, सरकार से रिलेटेड व्यक्ति आपको जानकारी देने से मना नहीं कर सकता है। आपको देना होगा, आपको पूछना होगा यहाँ का सिटीजन चार्टर क्या है। इसलिए यहाँ सरकारी संस्थान के बाहर ही लिखा जा, ये अमुक अमुक चीज होती हैं। CSC सेंटर के बाहर लिख रहा है ये अमुक चीज हो गया है, जो भी सरकार से रिलेटेड होगा। समझ में आई? सरकारी डिपार्टमेंट होगा, रिलेटेड होगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। ये यहाँ इस संस्थान में ये काम होता, इसे हम सिटीजन चार्टर बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है सिटीजन चार्टर। आपको समझ में आ रही है मैंने क्या बताया आपको? उत्तराखंड में कब लागू हुआ, भारत में कब आया, पहले कहाँ था, और सिटीजन चार्टर का मतलब क्या हो, प्रत्येक डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ेगा, यही सिटीजन चार्टर हो। और सिटीजन चार्टर से क्या हो, पारदर्शिता हो। पारदर्शिता होगी तो क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार क्या कम होगा तो क्या होगा, एक अच्छा देश बनेगा हमारा, और सच में हम विकसित देश की तरफ बढ़ेंगे। 2047 का सपना दिखा दिया कि 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे। आप जिस तरीके से गति कर रहे हो, आप 2047 की तो बात बहुत दूर की, आप 3047 में विकसित देश नहीं बन पाओगे, जिस तेजी के साथ करप्शन बढ़ रहा है हमारे पास यहाँ। समझ में आई नहीं बात? यहाँ रही बात जिस व्यक्ति को लगता होगा कि वो देश को धर्म की तरफ लेके जाएगा, खुशी की तरफ, खुशी का माहौल बना सको वो, और उसमें बहुत शांति हो, तो आपकी खुशी के लिए मैं अभी बता दूं, खुशी भी सुन लो, खुशी भी सुन लो, और आपकी खुशी के लिए भी बता दूं। पता क्या, आप दुनिया के अंदर 116वें स्थान पर, आपकी हालत जो हो शांति के मामले में पाकिस्तान से भी खराब है। पाकिस्तान भी आपसे ज्यादा खुश है। चिल्ला लिया धर्म धर्म, सुबह शाम लेकर भगवान ये वो आरती, ये माता बचा लेना, पिता बचा लेना, तब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी देशों की कैटेगरी में पाकिस्तान के लोग भी तुमसे ज्यादा खुश हो। बधाई हो आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट देखो आप, समझ में आया? मैं आज तक कभी मंदिर में पूजा पाठ नहीं करी, सबसे ज्यादा खुश हूं मैं, और मेरे घर के सारे पूजा पाठ करते हैं, सबसे ज्यादा दुखी। 10 साल पहले भी मंदिर में माथा टेक कर आ रहे थे, जो सुबह से लेकर शाम तक। तो आज 5 साल बाद भी वही हालत है, अगले 4 साल बाद भी, अगले 4 साल बाद भी वही रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, समझ में आई बात है? मैं इन सब चीजों को थोड़ा विपरीत हूँ, मैं थोड़ा साइंटिफिक वाला आदमी हूँ। मुझे एनर्जी ज्यादा समझ में आती है उसकी अपेक्षा। मैं जाऊँ तो मंदिर के बाहर बारी चक्कर लगाऊं, जो यहाँ 2-4 बैठे होंगे मेरे साथ घूमने गए होंगे, उन्हें पता मेरा किस टाइप का आदमी हूँ मैं। समझ में आई नहीं? मतलब पूरे मंदिर के चक्कर काट लूंगा, देखूँ अच्छा इसमें कौन सी चट्टान कहाँ से यूज हो रखी, ऐसा करके मूर्ति किस चीज की बनी, उसका लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट कर दिया वहां से, इस टाइप का। समझ, बहुत लॉजिकल टाइप। अरे यही हो पढ़ाई, और हो क्या वहां से? ये सारे मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम नाश्ता करो, जाओ अंदर जाओ, मैं थोड़ा जांच पड़ताल कर लूँ, तो इस टाइप का। समझ में आई नहीं? अब मैं पूरा खुश हूँ, मैंने तो आज तक किसी भगवान की पूजा नहीं करी, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, मौका ही नहीं मिला मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ। हाँ, बोलो बोलो, कुछ नहीं कहना यार, बोल लो, डर गए तो। मैं बता रहा हूँ, ये जो क्लास है, कभी कभी मेरे घर वाले भी देख रहे हैं ना, बैठ बैठ कर सुनते रह कर, तुम सुने जाओ ना, तो ये भी सुने जाओ बैठ कर, मेरे पापा देखे जाओ, मम्मी देखो जाओ, और सुबह शाम तक और सारे दुखी, पूरे खतरनाक वाले भक्त हमारे घर में, सारे टोटल A to Z मिला हो। ये इस तरह की प्रचलन चलता रहा ना, पढ़ाई लिखाई का बना, पढ़ाई लिखाई दुखी है, सारे दुखी हैं। हाँ सारे दुखी हैं। हाँ, इसमें मुझे आदेश बदल दिखाई दे सुबह से लेकर शाम तक स्टेटस में भगवान दे रहा है, और सबसे अगले दिन फिर दुखी हो। वो 4 साल पहले भी भगवान का स्टेटस लगा रहा था, आज तक उसका भगवान नहीं जगह भी चलेगा। 4 साल पहले भी भगवान का स्टेटस लगा रहा था, हे भगवान भोलेनाथ बचा लिया मुझे। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ बीजी। दरअसल क्या है, लगेगा सर तो। सुन तो लो, दरअसल क्या है, व्यक्ति का यहाँ का जो हमारे यहाँ का एजुकेशन लेवल है ना, बहुत बहुत ज्यादा डाउन है। अभी मैं किसी भी से भी पूछ रही, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए, दर्शन शास्त्र का तुम मुझे मतलब समझा दो, क्या हो? जीरो। जब तुम उसके अंदर ही नहीं घुसने के, तुम पढ़ने के नहीं इतने सारे विचारों को, तुमको क्या ही पता होगा और उन्हें क्या बताया होगा। अब मुझे सच में सच्चाई पता, सच में बता दूंगा मैं तुम्हें, 1 करोड़ बार बता दूंगा, 1 करोड़ सबूत दे दूंगा मैं तुम्हें भगवान नहीं होने के। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें, और 1 करोड़ सबूत दे दूंगा तुम्हें होने के। समझ में आया बात? ठीक,
तो वो पढ़ा नहीं सकते ना, ये सब चीजें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा, जो छात्र सामने बैठे होंगे, दर्शन शास्त्र जिनका विषय होगा, इतनी इनके अंदर तार्किकता आ गई, इतना ही लॉजिकल वे में बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे। साइंस है कहाँ हमारे पास? साइंस की बात करके देखो। कभी भगत सिंह को पढ़ना, उनकी फिलोसफी बड़ी काम की थी भगत सिंह की। चैट जीपीटी से पढ़ लेना तुम, निकाल कर भगत सिंह की फिलोसफी सर्च करना निकाल कर, और तमीज से पढ़ना, उसको खोदते जाना और बताओ, नीचे लिखना मोर मोर एग्जाम्पल देकर बताओ, ऐसा करके कभी भी पढ़ना, शांति से बैठ कर पढ़ना। कितने खतरनाक तर्क दिए भगत सिंह ने, उनसे बहुत सहमत हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर उन्होंने एक बुक भी लिखी है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें हाँ, उन्होंने उसे भी ज्यादा पढ़ना, अच्छी उसके तरीके से एग्जाम्पल पढ़ना, बताया। उसके एग्जाम्पल बड़े काम के। मैं नास्तिक क्यों हूं? चलिए, पर मैं नास्तिक नहीं हूं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन की मुलाकात हुई थी, शायद देश के प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू शायद उस टाइम की बात, हाँ, उन्होंने कहा आप भगवान को नहीं मानते? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं मानने तो मानना शुरू कर दो। उसने कहा क्यों? समाज के अंदर अव्यवस्था आ जाएगी, अरेंजमेंट बिगड़ जाए समाज, लोग की एक दूसरे से डरना बंद कर देंगे। हाँ, इस सत्ता का नाम लेकर लोगों को नीतिक बनाया जा सके और समाज के अंदर अरेंजमेंट करा जा सके। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। भगवान बहुत जरूरी हो, व्यवस्था। डरोगे, किससे डरोगे? एक दूसरे को मारने चलते कहते हैं अरे खुदा के बंदे भगवान से तो डर, भगवान से डर। नहीं डरेगा फिर मारने चला जाएगा, हिंसा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो जरूरी है बना दे, अलग अलग धर्म की सबकी यही विशेषता। समझ में आई बात? देखो, मैंने तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, तुम्हें मैंने क्या करा 2019 में, मैंने किस चीज को स्टडी करा। मैंने पढ़ा हिंदू धर्म को बड़ी तमीज से, इतनी गहराई से कोई भी नहीं पढ़ सकता। मुस्लिम धर्म को पढ़ा बहुत बढ़िया करके, डीप में जाकर, पैगंबर से लेकर लास्ट तक कहाँ कहाँ तक बनाया। बाइबल वालों को मैंने पूरा पढ़ा, क्रिश्चियन वालों को तमीज से रगड़ कर खींच कर। हमारे पास एक पढ़ा मैंने बौद्ध धर्म को, बहुत सारी फिलोसफी पढ़ी मैंने उसकी, बहुत मेरे दिमाग में बहुत सवाल उठते थे, जितना हो खींच सकता। जैन धर्म को मैंने पूरा पढ़ा, पूरी दुनिया में जितने भी धर्म थे तमीज से रिकॉर्ड के पढ़ा। नोट्स दिखाता हूँ, कल को दिखाऊंगा तुम्हें नोट्स, समझ में बात है? फिर भूत के, प्रेत के, शास्त्रों के बारे में सब A to Z कल को नोट्स भेजूंगा तुम्हें इनके बारे में। उनके उदाहरण देखना तुम, बड़े खतरनाक खतरनाक उदाहरण मैंने लिखा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन, इन सबका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन एक ही लिखना निकला कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, समय निकाल कर, ये निकला। अब पढ़ोगे आप? जी सर, जिज्ञासा बहुत है इन सब चीजों को जानने की। नहीं होगी तो माहौल बनाने से जनरेट हो जा, बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी हो। सच में ही मजाक नहीं कर रहा हूं तुम्हें, बहुत मजा आता है पढ़ने में यार। लग रहा है कुछ क्लास में बैठकर कि दुनिया में भी बहुत कुछ बाकी है। सर मेरा सर लग रहा है कि तुम जीरो पर पड़े हुए हैं। अब कुछ तो कुछ भी बहुत नहीं है लंबा ना। सफर तय करना है। एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति, नौकरी लग चुकी, उसकी ध्यान से सुन लेना मेरी बात में, बहुत गहरी और डीप बात बोल लूंगा। नौकरी लग चुकी, अभी वो नौकरी पे बैठा हुआ 50,000 सैलरी ले रहा है, और तुम्हारे आसपास की सोसाइटी उसे बताती है बहुत महान व्यक्ति हो, मेरी नजरों में जीरो हो, तुम ज्यादा बढ़िया हो उससे, तुम टच में हो पढ़ाई है, मेरी नजरों में जीरो हो, मैं किसी लायक भी नहीं आओ। सर ज्यादा दूर क्यों जाना? मेरा अपना भाई नौकरी पे वो जीरो 24 साल जीरो की जीरो, उम्र में लग चुका है। नॉलेज ही नहीं बढ़ाते लेकिन बिल्कुल भी। नॉलेज नहीं नहीं, और उसने पढ़ना भी इसलिए छोड़ चुका है वो। अब तो कहां से चला गया? एक व्यक्ति यहाँ से, मान लो यहाँ थर्ड में तो कोई लड़का है लड़की, एक पेपर में 4 नंबर से 5 नंबर से फेल होगा वो बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी नजरों में सबसे बेस्ट हो। आज नहीं तो कुछ अच्छा कर लेगा, लेकिन वो पढ़ाई के टच में, मेरी नजरों में सबसे ज्यादा बेस्ट हो, वो प्रोग्रेसिव आदमी हो। और आदमी सच में प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, करना कुछ करना 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 करना। तो ज्यादा तो नॉलेज उसे होगी। वो 2 बार फेल होगा, एक बंदा तो पहली बार उसकी नौकरी लग चुकी, मस्ती में आ रहा है, शांति से कुर्ती तोड़ रहा है, करप्शन पेट बाहर आ चुका, बस यही है साइन करने में, ये जिंदगी गुची है, जीरो नॉलेज हो चुकी उसकी। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं इस तरह कर, बहुत सारे लोगों को। मैं धमका दूं दरोगा को भी, किसी को सामने बैठा हुआ, मान लो कि तुमने की वर्दी वाला दरोगा देखा, 2 स्टार लगे हुए ऐसा करके, और ये बैठ के, मैं कुछ भी नहीं समझता उसे, जीरो। कितने कितने सेक्शन पढ़े होंगे उन्होंने, आईपीसी के कितने सेक्शन पढ़े होंगे? 2 4 10 20 सेक्शन जो उसके रिलेटेड होंगे। मुझे जो पता से कैसे हटाएंगे सर कि किससे डरेगा, इसलिए तो पढ़ना जरूरी है। मुझे नहीं पता इसकी पावर क्या क्या होगी। इस एक दायरा है ना इसका भी, रूल ऑफ लॉ। किसी रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो? यही तो हो, ये विधि तो ऊपर नहीं है, ये एक थाने का, इस एरिया का इंचार्ज है, इस तो बारिश की वैल्यू नहीं है कुछ भी।
एक दिन बहस होगी, गाली दे रहा था, मैंने कहा गाली नहीं देना बिल्कुल भी, याद रखना बात। यार तुम बताओ तुम्हारा दायरा क्या होगा। मुझे नहीं दे रहा था, किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा था, साइड वाले को। मुझे तो वैसे नहीं देने का, तो चाटा मार दिया, पल्ली तरफ पड़ा जाएगा। समझ में आई नहीं बात यार? ऐसे ही कहते हैं एजुकेशन की पावर। तो आने वाले दिहाड़ी पे आएगा। इसी तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब विधि का शासन, इसी यही होती है रूल ऑफ लॉ। पढ़ो, अभी बहुत पढ़ना बाकी है तुम। अब तुम्हें लग रहा है ना बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी, या जीरो हुई पढ़ाई है अभी। और मैंने पहले ही कहा था, तुम जो भी तुम सीखोगे उसका इम्प्लीमेंटेशन जहां भी करोगे, बहुत अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। कहीं भी चले जाना, और बहुत अच्छा करोगे तुम जीवन में। अगर तुम सच में मेरे विद्यार्थी हो, इसी आइडियोलॉजी के अनुसार, उसी के अनुसार चलते हो। समझ में आई नहीं बात? यहाँ बच्चे आते थे मेरे पास जो पढ़ते थे, ये पीसीएस यूपीएससी वाले पढ़कर चले गए, वो मेरे भक्त बन जाते थे। मैंने कहा मैं आपको तार्किक बना सकूं, सोनूवादी नहीं बनना कभी भी, बिल्कुल भी ना। लॉजिकल रहना, यस नो, गलत हो ना तो मेरी भी आलोचना करनी। सर पहले नौकरी के लिए पढ़ रहे थे और अब ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, और सीखा आपसे है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी पढ़ाई करो, धीरे धीरे पढ़ते रहा करो। पढ़ने वाला बंदा कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर की 4 दीवारी से बाहर निकलो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, देखो से जाकर। समझ में आई बात यार? पढ़ो लिखो और ऑब्जर्व करो दुनिया को। 4 दीवारी से बाहर। जी क्या बोल रहे हैं आप? जी सर, कहाँ से निकले सर 4 दीवारी? ना किसी से बात करने का मन करता है, ना किसी से कुछ पूछने, मतलब अगर अपने से कम उससे पूछे तो उसको कुछ पता ही नहीं, अपने से पढ़े उसको पूछे तो वो अलग ही बातें करते। सर किसी से भी विचार मैच ही नहीं हो रहे सर, अब नहीं होने ना के, परिवार से, अब ना नहीं होने के। जैसे पड़ोस जैसे से। आगे बढ़ते चले जाओगे, अब धीरे धीरे सबसे कट होते चले जाओगे। जैसे मैं सर खुद था ना मन ही नहीं अकेला कर रहा अकेला, सर किसी से ऐसे बात बना दूंगा करने तुम के लिए, सबको। ऐसे ही। मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो हर जगह का होकर सर रहेगा, लास्ट तुम भी हर में जगह का होकर रह जाओगे। सर लास्ट में एक वाक्य याद आता है, छोड़ रहने दे, तुझसे क्या ही बात करनी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। हाँ, अभी अब हम न्यूज़पेपर की बात यार कल करूँ अभी करूँ? चलो न्यूज़पेपर भी देख लो क्या करना, ठीक? न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना, किस तरह का क्या क्या, ये भी समझ लो। न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट बात, ठीक? अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखे कर भाई। किसी की कंडीशन अगर खराब हो तो बीच में निकाल लो, जॉब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फायदा रहेगा, बहुत जरूरी हो ये भी, ठीक है? लेकिन टारगेट बड़ा ही रखना चाहिए, वही करना आप। कम से कम उसके जरिए सिर्फ पढ़ते तो रहेंगे, उसके जरिए पढ़ते तो रहेंगे, अपडेट रहेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी। खौफ भी बहुत काफी हो। मेरे तो बहुत खौफ आते हैं लोग, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, पीछे से चाहे कुछ भी बोल कर चला जाएगा। उसे बता कभी भी सरप्राइज देता है, कभी भी किसी भी चीज किसी भी चीज को लेकर। ये लगा धप्पा। हाँ, सही बात। तो खूब खाते, मतलब अपने बारे में बहुत जो जानकारी मेरे किसी को नहीं मिलती, मतलब मेरे मम्मी पापा को भी, भाई बहन को, किसी को कुछ नहीं। जो मेरे आसपास स्टूडेंट पता रहने, ये मेरे साथ घूमने जाएंगे ना, इन्हें लग रहा है हम हरिद्वार जाएंगे, तो हरिद्वार तो ऋषिकेश जाएंगे, बैठे रहे बस बेचारे गाड़ी में, ठीक है? ऋषिकेश जाएंगे, देहरादून जाएंगे, कुछ नहीं पता इन्हें भी वहीं जाकर पता लगा कि अब हो क्या रहा बस इनके साथ भी। तो मतलब इतना गुप्त आदमी होना पड़ा। और ठोकर खाने के बाद आदमी सीख भी जा धीरे धीरे, ठीक है? इतनी चीजें गुप्त रखनी पड़ती है, मजाक बनता नहीं तो फिर किसी चीज जगह। तो हम कुछ समझा रहा था मैं तुम न्यूज़पेपर बाजो, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर कहाँ तक हो, उसके कई सारे तरीके न्यूज़पेपर पढ़ने के। पहली बात तो न्यूज़पेपर कब जरूरी हो, न्यूज़पेपर में एक तो हिंदी वाला जो बच्चा, वो दैनिक जागरण या अमर उजाला जो अखबार है, ठीक? दैनिक जागरण, अमर उजाला अखबार, उसे शुरू से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसका एक ही पेज काम का, उसमें जो आर्टिकल आवा, अगर आर्टिकल धर्म से रिलेटेड आया एकदम नकार दिए बिल्कुल भी सही। अगर जलवायु से रिलेटेड आया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आया, इकोनॉमी से रिलेटेड आया, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आया, तो उसे पढ़ना चाहिए पूरे को बैठकर एक बार। 10 मिनट लगे उसे पढ़ने में, समझ, 10 मिनट लगा, उससे क्या होगा, एक तो शब्द मिलते हैं और रीडिंग आती है। एडिटोरियल पेज कौन सा होगा वो कल को दिखाऊंगा तुम्हें, एडिटोरियल पेज कौन सा हो उसके अंदर, समझ आई बात? क्या इंग्लिश मीडियम वाला क्या कर सकता, वो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ सकता, नोट्स नहीं बनाना उसे लिख कर, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ पढ़ लिया। और वो भी नहीं है कि रोज की रोज ही पढ़ना। अभी तक जब तक एग्जाम नहीं निकालते तब तो धीरे धीरे उसके बड़े बड़े मुद्दे, जो जितनी मैं बातें करता हूँ ना, देखा मैं रुकता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इस तरह की एडिटोरियल पेज पढ़ता हूँ। वहां तो मुझे ज्यादा जानकारी अडोप्ट होती है, जितने उदाहरण लेकर आता हूँ मैं सारे के सारे वहीं तक न्यूज़पेपर के सारे एग्जाम्पल ही मैक्सिमम। समझ में आई बात है मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? दूसरा क्या है, मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं, महीने मंथली वाइज जो मैगजीन है। तुम देखो मुझे बात करते मेरे कहीं से भी एग्जाम्पल टपक पड़ आ जाएगा हमारे पास, क्यों आ जाएगा? कारण क्या है, नुस्ता एग्जाम्पल में अच्छा या चीज या घटना है आती तो तुम्हारा दिमाग खुद ही लिंकिंग करना स्टार्ट करता है, जब तक तुम सिलेक्ट नहीं होते। इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा तुम, हिम्मत मत हारो तुम बिल्कुल भी, लोअर नहीं तो अपर, समझ बात, खाली तो तुम रहने के नहीं बिल्कुल भी।
ठीक है, अगर तुमको जिसे लग रहा है खाली रहा तब भी मैं 1000 फंडे बता दूंगा, 1000 फंडे कमाने के। तुम चलो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास की तरफ धीरे धीरे, नई वाली क्लास भी ले ली मैंने इकोनॉमिक्स की। समझ नहीं पाते, 1000 फंडे कमाने के बता रखे मैंने तुम्हें, करने वालों की कमी है। समझ में, आदमी काम नहीं करना चाहता। तो सबसे बड़ी चीज है नॉलेज ग्रहण करनी। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, अपडेट रहना। अपडेट, न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर के लिए आजकल ये जो आप व्हाट्सएप पर कोई चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पेपरों की कटिंग आती है, खास खास न्यूज़ डाल देते हैं, वो भी ज़्यादा बढ़िया हो। समझ नहीं बात है। अच्छा सरकार ने ये करा, मोटी मोटी हेडिंग पढ़ ली, सरकार ने पढ़ा, मोटी मोटी हेडिंग पढ़ ली। बड़ा पेज कौन सा पढ़ना है, एडिटोरियल वाला पेज, संपादकीय पेज, जिसपे एक लेखक अपने विचार लिखता है और विचार हमेशा बड़े होंगे, इतना बड़ा पैराग्राफ हो उसका, वो लिखने, वो आपकी सोच बढ़ाएगा। अच्छा इस चीज को ऐसा सोचा जा सके। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट में क्या हो रहा है, 3 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट, इसमें क्या हो रहा है, आदमी का ज्ञान संकीर्ण होता चला जा रहा है। समझ बात क्या, उसे क्या उसकी लत पड़ जा रही, अगले 3 सेकंड बाद अगली वीडियो, अगली 3 सेकंड बाद अगली वीडियो, अगली 3 सेकंड बाद अगली वीडियो। क्या हो रहा है, ज्ञान संकीर्ण हो चुका है, धीरे धीरे बहुत छोटा हो चुका है, तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा उसका। ये किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। चाइना वाले नहीं यूज करते सर इंस्टा पे, इंस्टा हटाओ सर। अपर पीसीएस में टाइम 5 जुलाई को होगा पेपर, पक्की बात है, याद रखना बात है। अपर पीसीएस वालों को किसी भी चीज से हिम्मत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। जब मैंने कह दिया ना मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। यहाँ तक अभी कितने पेपर पूरे हो रहे हैं तुम्हारे, एथिक्स तक भी अगर कंप्लीट हो रहा है, ये लिखने वाला तरीका तो समझ में आ चुका है। अच्छा इस तरह से लिखना, थोड़ा थोड़ा खोप तो निकला होगा, निकलेगा होगा। तो उसके बाद क्या है, जो लास्ट के 2 पेपर ये पेपर बच रहे हैं, उसके बाद बहुत छोटे छोटे पेपर है, मामूली से, तुम प्रीलिम्स से निकाल लो तो। सही बात है। आइए ना हमरा इधर, सर आप एथिक्स कब शुरू करोगे, ये तो पेपर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, पेपर 5। ये तो खत्म हो गया, अब इसके बाद एथिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके। एथिक्स स्टार्ट करूंगा, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा वो। जितने भी सिविल सर्विस के सब्जेक्ट है उसमें से सबसे बेस्ट है। उसकी खास बात बताता हूँ सब्जेक्ट की। एथिक्स के अंदर जो है आप लिटरेचर भी पढ़ लोगे, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल बड़े काम के हो, लिटरेचर भी पढ़ लोगे आप, उसके अंदर दर्शन शास्त्र के भी एग्जाम्पल ले आऊंगा मैं खींच के, बहुत सारी, मतलब ये हमारे पास एथिक्स है ना, तो मैं कुछ एग्जाम्पल जो है दर्शन शास्त्र के उठा लूंगा, कुछ लिटरेचर के उठा लूंगा, साहित्य के, कुछ दूसरे पार्ट के हमारे पास कुछ मेन थिंकर होते हैं, और आसपास के जो न्यूज़पेपर की कटिंग पटिंग होगी वो सब इसके अंदर डाल दूंगा, अपना उत्तर सबसे बेस्ट दिखाई देगा। जो हम एथिक्स पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ेंगे, और मैं पहले ही नोट्स बना के लेकर आऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और आप सच में आप लिखने की क्षमता होगी, आपके दिमाग में डेटा पड़े रहेगा। अच्छा ये तो चीज हमको पता ही नहीं थी यार, ये समझ में आया। नीति शास्त्र नैतिकता में अंतर नहीं पता, मोरालिटी क्या हो, मोरालिटी क्या हो, और क्या हो हमारे पास ये एथिक्स, इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, और पेपर में सवाल कैसा आया और कैसे लिखोगे। सबसे बड़ी चीज है पहले नंबर पे समझदारी, फिर तरीका पता लग जाए, समझदारी के बाद पहले चीजें समझ में आ जाए, उसके बाद तरीका पता लग जाए कहां से लिखना, कितना लिखना, तो फिर तो कोई भी लिख ले। तो यही तो समझा रहा हूं। समझ में आया, पढ़ लो, टीचर खत्म होगा दुनिया में से, बिजनेसमैन पैदा हो रहे। समझ में आया, मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं तुमको। 50,000 रुपए भी दोगे तब भी नहीं पढ़ाएगा कोई, हिम्मत ही नहीं है। एक सब्जेक्ट, एक टीचर, एक ही तो सब्जेक्ट पढ़ागा, 70 थोड़ा ना पढ़ा देगा तुमको। और जितने तुम्हारे सामने रखे हैं ना सिविल सर्विस में सब्जेक्ट, ये बहुत कम है, इसके 4 गुना सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं मैंने, 4 गुना, बहुत कम है, छोटे छोटे ही, तो बहुत छोटा छोटा हिस्सा रख रखा। तुमको लग रहा है हम बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, ये वो है। अबे यूनिवर्सिटी में जाके देखो, पता लगेगा पढ़ाई क्या होती है सच में। यूनी के घर बैठे बीए के पेपर दे दिए, घर बैठे बीएससी के पेपर दे दिए, एमए के पेपर दे दिए घर बैठे बैठे। पढ़ाई सच में होती क्या है, मैंने घर बैठ के पढ़ाई करी सारी डिस्टेंसिंग कोर्स पे, लेकिन तमीज से एक्चुअल मतलब समझा उसका। अच्छा ये चीज ये थी। एमए भी कर रहा हूं ना मैं, अगर मैं किसी सब्जेक्ट में हिंदी लिटरेचर में उठा के, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो मैंने पूरा पढ़ा, अमेरिकन नीच लिटरेचर था, अच्छा ये था, ये यूरोपियन वाला ये कह रहा था, ये कह रहा था, इंडिया में ये है। अच्छा तो सच में एक्चुअल पढ़ाई करनी पड़ती है, समय नहीं खराब करना पड़ता। अब भी तुम्हारे पास जितना समय है वो सारा पढ़ाई में बीतना चाहिए, याद रखना सब। पूरी दुनिया एक तरफ, और तुम्हारा खुद का जो तुम खुद बनोगे, तुम्हारी खुद की नॉलेज गेन करनी, खुद अपने आप को बनाना, वो एक तरफ।
अरबी पढ़ने में तो भी सीख रहा हूँ तुमसे, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा सच में, तुम हो मेरे गुरु, आज भी सीख रहा हूं। समझ रहे हो? चलिए पढ़ाई करिए तमीज से। तो न्यूज़पेपर के लिए मैंने तुमको बता दिया, न्यूज़पेपर के लिए और कल भी और अच्छे से बता दूंगा तुमको क्या करना, ठीक है? फिर हमारी मुलाकात होगी अब 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद होगी मुलाकात, ठीक है? न्यूज़पेपर अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ी थोड़ी आपकी समझ बढ़ने लगेगी। और मुझे बताना सर न्यूज़पेपर में आज ये आया था, सर न्यूज़पेपर में आज ये आया था, कोई मतलब नहीं आता, पूछ लिया करो। कोई डरते बहुत है बच्चे मुझसे, पता नहीं क्यों डरते हैं यार। जो भी मन में सवाल आए, हिचकिचाहट हो किसी भी चीज़ को लेकर, पूछ लो, चलता फिरता मैं जवाब दे ही दूंगा। लेट मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। दिमाग ये बात तो सच है सर, क्या? ये बात तो सच है, जवाब मिल जाते हैं, जो भी आपसे सवाल पूछते हैं चाहे थोड़ा लेट मिले पर मिल जाता है। हाँ बहुत जरूरी है यार, पढ़ाई का मतलब क्या है, फायदा क्या? तुम क्या सोच रहे हो पैसे खातिर पढ़ा रहे? हम तो फ्री में पढ़ा रहे थे यहाँ भाई, सबको मौका दिया मैंने अपने पूरे एरिया में, आओ पढ़ो। इनके दिमाग में नहीं घुसी बात। और मैगजीन जो है दृष्टि की पढ़ सकते हो, दृष्टि की वेबसाइट से डाउनलोड करके, दृष्टि की वेबसाइट से मंथली वाइज मैगजीन पढ़ लो, सबसे बेस्ट है वो। 1 साल का न्यूज करंट अफेयर बैठा दो बंदा भी पूरा का पूरा, दृष्टि की मैगजीन उठाओ, डाउनलोड करो, पूरा पढ़ो उसको बैठ के। एक मैगजीन उठा लो 1 महीने की, उसी पढ़ते रहो बस, बहुत है वो भी। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कोई न्यूज़पेपर भी नहीं, हटा दो। सिलेक्शन चाहिए ना पहले, ठीक है? बहुत कुछ है, पढ़ना है अभी, ठीक है? अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है यार, घर घर दस्तक देनी है और उस बंदे से मिलना है। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। चलिए ठीक है, पढ़ाई याद रखना, कुछ करके दिखाना, और ऐसा करके दिखाना कि तुम मेरा नाम वहां मन से चिल्ला रहे हो कि इस व्यक्ति ने मेरे को समझाया, सही समय पे सही गाइडेंस दी, इसके संरक्षण में रह के मैंने तैयारी करी और सच में मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। ये अंदर मुंह से नहीं आवाज नहीं, दिल से आवाज नहीं करनी चाहिए, समझ में आया? और सीखते ही हैं बच्चे, बहुत सारे सीखते हैं, बहुत सारे बच्चे आइडियल मानते हैं। अब तो इतने सारे बच्चे हैं, पहले तो कोई जानता ना था, अब तो मेरे को लाखों जानते हैं। अब तो हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं सर हम आपको खुदा मानते हैं। सच बात है सर। चलिए